सेशन के दौरान कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में ही हम लोग पढ़ाई करते हैं फिर। ठीक है क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बेसिकली दो कंपोनेंट्स रहेंगे, ये बात ध्यान में रखना, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। ठीक है क्या? अच्छा, अब उसमें तुम काम कुछ ऐसा करोगे, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास ये सरफेस है। ठीक है क्या? उस पर अगर एक बॉडी रखी है ऐसी। ठीक है, लेट्स से तुमने उस बॉडी पर फोर्स लगाई। अब ये बॉडी हम लोग तो एक्चुअल में एक्सटेंडेड बॉडी दिखा रहे हैं, ये ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में, समझ गए? ये ऐसा इस प्रकार हम लोग दिखा रहे हैं, पर एक्चुअल में बॉडी कैसी है? एक्चुअल में बॉडी पॉइंट मास होगी, समझ गए? अच्छा चलो मान लेते हैं एक्सटेंडेड बॉडी भी है, ब्लॉक ऑफ मास एम ऐसा, और ये तुम्हारी सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है। अच्छा, तो इस केस में मान लेते हैं हम लोगों ने ऐसा एक पी फोर्स लगाई है। ठीक है, लेट से जो फोर्स है वो थीटा एंगल पर लगाई है अपन ने। ठीक है बात? अच्छा, थीटा एंगल पर तो लगा ली भाई। अब उसके बाद क्या क्या मामलात बनेंगे? इस बॉडी पर जो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है क्या, वो कैसी हो जाएंगी तुम्हारे पास? एक फोर्स जो तुम्हारा ग्राउंड लगाएगा, समझ गए क्या? अगर तुम एक्सटेंडेड बॉडी इसको मानो तब कोई इश्यू नहीं है अपने को, बिकॉज एक जो कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन तुम्हारी निकल कर आएगी वो यही आएगी, समझ गए क्या? ठीक है क्या? जैसे अगर दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में है, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन। ठीक है क्या? दोनों के सेंटर्स को जो ज्वाइन करती हुई डायरेक्शन है उसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। ठीक है क्या? जो कॉमन टेंजेंट है दोनों के लिए, उसके नॉर्मल, समझ गए? उसके नॉर्मल बेसिकली जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तुम्हारी एक्ट करेगी। ठीक है क्या? तो अब इस केस में जबकि दोनों की बॉडीज चिपकी हुई हैं, दोनों मतलब ग्राउंड और जो तुम्हारा दूसरी बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी, वो जो ये वाली सरफेस है तुम्हारा, इसके नॉर्मल जो रहेगा तुम्हारे पास वो यही बनता है, समझ गए? ऐसा। अच्छा, अभी जो इसी बॉडी पर जो दूसरी फोर्स लग रही है तुम्हारे पास वो है एम जी। ठीक है, और कौन कौन सी फोर्स लग रही है? ये लग रहा है पी कॉस थीटा। ठीक है, और एक नीचे के डायरेक्शन में भी एक और लग रहा है पी साइन थीटा लग रहा है। ठीक है, ये सारी फोर्सेस है जो इस बॉडी पर लग रही है। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बॉडी एक रफ सरफेस पर है। ठीक है, रफ सरफेस नेसेसरी होगी इन ऑर्डर टू काउंटर दिस फोर्स। अभी देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी तुम्हारे पास? ये हो जाएगी फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, क्लियर है? तो तुम यहां पर देख सकते हो, जैसे अगर तुमने बॉडी पर अगर फोर्स अगर लगाई है ना ऐसी इस डायरेक्शन में, तो देखो कांटेक्ट फोर्स किधर आ रही है? ये जो एन है, ठीक है, और ये जो एफ है, बोथ आर बिकॉज ऑफ ग्राउंड। ठीक है, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा तुम्हारे पास, समझिएगा, दिस रिजल्टेंट इज एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, दिस कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, इज एन प्लस एफ। ठीक है, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बोलो या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स बोल लेते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ तुम देख सकते हो, तुमने जैसे इस ब्लॉक पर ऐसी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो ग्राउंड ने तुम पर ऐसी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है। ठीक है, और उसमें फोर्स बैलेंस वगैरह करके, फोर्स बैलेंस देखो एक्स और वाई डायरेक्शन में तुम कैसे कर सकते हो? एक्स डायरेक्शन में ये इसको एक्स बोल रहा हूँ मैं, इसको वाई बोल रहा हूँ, ऐसा। एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर तुम फोर्सेस अगर बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा? एन इक्वल्स टू एम जी प्लस पी साइन थीटा। ठीक है, और ये हो गया वाई डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन में अगर तुम देखो, ठीक है, अलोंग वाई डायरेक्शन, और अलोंग एक्स डायरेक्शन अगर तुम देखो तो क्या आ जाएगा? पी कॉस थीटा बराबर एफ के बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास। ये एफ हो गया और ये पी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन तुम क्या बोल सकते हो? पी कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ जाती है तुम्हारे पास। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी मामला तुम्हारा कहाँ फंसता है कई कई जगहों पर, जब अपने को नॉर्मल रिएक्शन की एक्चुअल में डायरेक्शन बनानी हो, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा हो अपने पास मामला। कॉन्ट्राडिक्टरी किस तरह से, देखो यहाँ पर जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी कब तुम्हारा नहीं आएगा, जैसे अगर मान लेते हैं जैसे ऐसा कुछ है, दो सरफेसेस इस प्रकार से अगर कांटेक्ट में है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ, समझे क्या? एक स्फीयर का मैंने एक पार्ट बनाया है तुम्हारे पास, और दूसरा एक रॉड बनाई है, तो ये देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है तुम्हारे पास, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस केस में कहीं कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, बिकॉज जो कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन है वो यही वाली लाइन हो जाएगी। समझिएगा, तुम टेंजेंट अगर बनाओ तो कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट्स, ठीक है क्या, कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट्स, और उस कॉमन टेंजेंट के नॉर्मल अगर तुम बनाओगे तो कैसा हो जाएगा वो देखो, दोनों बॉडीज को अगर मैं सेपरेट अगर करता हूँ, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये ऐसा, यहाँ से नॉर्मल जो बनेगा, ठीक है क्या, ये मान लेते हैं सेंटर है तुम्हारा ओ, ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा ये, ठीक है, जो नॉर्मल फोर्स तुम्हारी बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है। अगर इस पर अगर तुम देखो तो यही तुम्हारी ये पी पॉइंट है, और यहाँ से अगर तुम नॉर्मल फोर्स अगर बनाओगे तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है, ठीक है बात ऐसा। तो इसमें ये बात ध्यान में रखना, वो दोनों को नॉर्मल रहेगा, समझ गए क्या, दोनों को नॉर्मल रहेगा। अगर एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब ये लाइन ऑलरेडी टेंजेंट है, ये लाइन ऑलरेडी टेंजेंट है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, और इधर ये देखो ये तुम्हारा कॉमन टेंजेंट और ये भी परपेंडिकुलर है, ऐसा। ये सब में कहीं इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन टेंजेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक है, ठीक है। तो उस कॉमन टेंजेंट के दोनों को नॉर्मल एक्चुअल में वो फोर्स लगेगी। दिक्कत तुमको कब आएगी, दिक्कत जैसे तुमको यहाँ पर आएगी, ठीक है। अगर मान लेते तुम्हारे पास ये सिचुएशन अगर आती है, लेट्स से मान लेते तुम्हारे पास एक ग्राउंड है, ये ऐसा ग्राउंड है और ये वॉल है, ठीक है, ये ऐसा ग्राउंड है और ये वॉल है, मान लेते दीवार ऐसी है, ऐसा। अभी देखो दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बन रहे हैं तुम्हारे पास, ए और बी, ठीक है। अब इस पर तुम नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनाओगे, अब तुम दोनों के परपेंडिकुलर नहीं रख सकते, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दोनों के परपेंडिकुलर तुम नॉर्मल रिएक्शन नहीं रख सकते, ठीक है क्या, क्योंकि ग्राउंड एक स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्राउंड की सरफेस है वो है, और दूसरा लैडर की एक अलग एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों के परपेंडिकुलर तुम नहीं रख सकते। तो उस केस में तुमको ये करना है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो सरफेस है तुम्हारा, ठीक है, बॉडी नहीं जो सरफेस है, ठीक है, उसके नॉर्मल तुम एक्चुअल में रखोगे, समझ आइए, उसके नॉर्मल तुम रखना। और अगर उसके नॉर्मल अगर तुम नहीं बना पाए इस तरह की सिचुएशन में, ऐसा कुछ अगर तुम्हारे सामने आ गया, लेट्स से ग्राउंड अगर तुम्हारा कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ अगर रखा हुआ है, अभी देखो जो सरफेस है मेरी, यहाँ ये जो पॉइंट आ गया ना, ये मेरी सरफेस जो बॉडी पर जो फोर्स लगा रही है, मैं उसके नॉर्मल कैसे बनाऊंगा, जैसे एक पॉइंट है इसके नॉर्मल तुमको बनाना है, कोई सी भी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो ठीक है क्या, पॉइंट पर तो नॉर्मल बनाया नहीं जा सकता ना, एक सरफेस पर ही नॉर्मल बनाया जा सकता है, क्लियर है क्या। तो यू हैव टू ड्रॉ, ठीक है क्या, तुम क्या करना, ड्रॉ नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पहले तो ये तुम बनाओगे, अगर ये नहीं बना सके, जैसे कि इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर नॉर्मल टू सरफेस कैसे बनाओगे, क्योंकि अभी सरफेस जो है वो एक पॉइंट है, तो नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है क्या, पॉइंट पर तो कैसे, जो पॉइंट है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, तो वहां नॉर्मल कैसे बनाओगे तुम, नहीं बना सकते ना वहां पर नॉर्मल, है ना। ग्राउंड जैसा अगर रहता कुछ समतल सतह या फिर कुछ भी अगर ऐसा, तो उस पे परपेंडिकुलर कैसा ड्रॉ किया जा सकता है। तब तुम क्या करना, इसके दूसरा तुम्हारे को, तब तुम क्या करना वहां पर, उधर अगर तुमको नॉर्मल अगर बनाना है तो ड्रॉ नॉर्मल, ठीक है,
टू सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तब तुम ये काम करना, ठीक है। मतलब पहले अगर तुम सरफेस के नॉर्मल बनाने की कोशिश करोगे, बन ही जाएगा। जैसे कि इस केस में बन रहा है तुम्हारे पास, यहाँ देखो, ये देखो, ये ऐसा। दोनों के तो नॉर्मल नहीं बना सकते तुम, ये तो पक्की बात है, ठीक है क्या। दोनों के नॉर्मल वाला चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर पॉसिबल था, ये सबसे आसान केस है। जैसे दोनों के नॉर्मल तुम कैसे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दोनों के नॉर्मल तुम बना सकते हो, ठीक है। दोनों के नॉर्मल मामला तुम्हारा सेट है, ठीक है क्या। अच्छा, अभी जब इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द सर्फेसेस, ठीक है क्या। ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, ऐसा। तो जो अभी मेरे पास जो नॉर्मल रिएक्शन आई है वो बोथ द सर्फेसेस के परपेंडिकुलर है। तो ये इससे अच्छा पॉसिबल केस तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे पास, कोई बुरा नहीं मान रहा है। अब यहाँ पर देखो, इसमें तुमको दोनों के नॉर्मल तो तुम बना नहीं सकते, समझ गए क्या, ठीक है। जो ये दूसरा केस है, इसमें दोनों के नॉर्मल तुम एक्चुअल में बना नहीं पाओगे, ठीक है। तब फिर क्या चीज फॉलो करोगे, तब उसमें ये करना कि फर्स्ट, ठीक है, ट्राई टू ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सरफेस जो है तुम्हारी, एक सरफेस रहेगी एक बॉडी रहेगी, ये बात पक्की है, ठीक है ना। अगर दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में है तो उसमें वो जो सरफेस वाली जो बॉडी रहेगी तुम्हारे पास, ठीक है, वो उसके नॉर्मल, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर तुम बनाना, समझ गए, ठीक है। यानी ग्राउंड हो गया, वॉल हो गया, ये सब उसके नॉर्मल तुम बनाओगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, यानी बी पर तुम्हारा फिर तुम कैसे बनाओगे, ये ऐसा बनाओगे, ठीक है। अगर तुम बना सकते हो नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो वो पहले बनाना, ठीक है क्या। अगर मान लेते हैं नहीं बना पा रहे हो, जैसे कि इस केस में नहीं बना पा रहे हैं अपन, यहाँ पर तो बना लेंगे, इसे ये ए है ये बी है, ठीक है। ए पर तो तुम बना लोगे नॉर्मल टू द सरफेस, ये ऐसा, बिना किसी दिक्कत। बी पर अगर नहीं बना पा रहे हैं अपन, बिकॉज नॉर्मल कैसे बनाएंगे सरफेस के, ठीक है क्या। सरफेस पर तो एक पॉइंट है और उसकी जो शेप है तुम देखो कैसी है, ठीक है क्या। वहां पर वो तुम्हारी जो शेप है वो कैसा, ऐसा फ्लैट नहीं है, ठीक है कि उसके नॉर्मल तुम कैसे बना लो, या कर्व भी नहीं है, कर्व्ड या फिर फ्लैट दोनों नहीं है वो, ठीक है। कर्व्ड भी अगर रहे तब भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है, कर्व्ड अगर रहे तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब तब तो बेस्ट केस है। कर्व्ड अगर रहेगा तुम्हारे पास तो ये सीन होगा, ठीक है। कर्व्ड अगर रहेगा तो ये सीन होगा, तब तो दोनों के नॉर्मल हो जाता है बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक है। या तो कर्व्ड होगा या तो स्ट्रेट होगा ना, ऐसी कुछ होगा। स्ट्रेट होने से तुम्हारा अपने को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड के नॉर्मल अपन ऐसा बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत आएगी ये वाले केस में, इसमें तुम नॉर्मल ऐसा बनाओगे, ये ऐसा, ठीक है। अब इसको एक्चुअल में मैं मोमेंट वगैरह से, टॉर्क वगैरह से ये सब करके कुछ करने की कोशिश में कर रहा था, ठीक है। ये तुमको धोखा नहीं देगा, ठीक है। ये तुम इस नियम को बांध कर चलो, ये नियम तुमको धोखा नहीं देगा, ठीक है ना। ये नियम तुमको धोखा नहीं देगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, अभी अगर मान लेते हैं इस रॉड का अगर मैं एफबीडी अगर कंसिडर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर तुम देखो जो फोर्सेस हैं वो कुछ ऐसी है, ठीक है। क्या ये बॉडी रेस्ट पर रह सकती है क्या, क्या ये बॉडी रेस्ट पर रह सकती है, नहीं। नहीं। क्यों ऐसा, बिकॉज नॉर्मल का एक कंपोनेंट कैसा आ रहा है, ठीक है क्या, और एक्स डायरेक्शन में भी फोर्सेस अनबैलेंस्ड है और वाई डायरेक्शन में भी फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। जैसे अलोंग द रॉड अगर तुम देखो, इसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ, मान लेते हैं ये थीटा है मेरा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एन ए कॉस थीटा, ये हो जाता है मेरे पास एन ए साइन थीटा।
मैं बस देख रहा हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई ये बॉडी कैसा रेस्ट पर रह सकती है या नहीं रह सकती है। ठीक है, ऐसा ये मामला है। अभी अब क्या करता हूं मैं, एक चीज और, है ना, जो रॉड है वो ग्राउंड पर ऐसी फोर्स लगाएगा कुछ, तो इन रिटर्न जो ग्राउंड है वो उस पर ऐसी फोर्स लगाएगा। समझ गए? एक मैं ये करता हूँ कि ये वाली चीज कर लेते हैं अपन, यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा लेते हैं। ठीक है क्या? अब क्या पॉसिबल है कि भाई ये बॉडी रेस्ट पर रह जाए? हम्म? अब पॉसिबल है क्या नहीं है? अब पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ देखो, इसको ऐसे रिजॉल्व ना करते हुए अब अगर मैं मामला ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं जो ग्राउंड वाली सरफेस है ये रफ है, ऐसा। ठीक है, ये सरफेस तुम्हारे पास रफ है। अभी अभी पॉसिबल है कि इक्विलिब्रियम में बॉडी हो। ठीक है, अभी बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए पॉसिबल है, मान लेते हैं ये वाला एंगल है तुम्हारे पास थीटा है। ठीक है, ये थीटा है, तो कैसा हो जाएगा, उस रॉड पर यहाँ, ठीक है, ये हो जाता है एन बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एन बी साइन थीटा। ठीक है, तो एन बी कॉस थीटा तुम्हारे पास एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। और ये जो डब्लू है यहाँ पर एक, ये भी तो लगेगा ना तुम्हारे पास। ठीक है, वेट भी तो लगेगा नीचे की तरफ, तो डब्लू तुम्हारे पास हो जाएगा एन बी साइन थीटा प्लस एन ए के बराबर, और एन बी कॉस थीटा हो जाएगा तुम्हारे पास एफ के बराबर। क्या बोलते हो? ठीक है, ये सिचुएशन आएगी अपने पास। अब एक्चुअल में अपने पास तीन वेरिएबल है। ठीक है, एन ए, एन बी और एफ, और इक्वेशंस अपने पास दो हैं। तो आगे चलकर तुम देखोगे मोमेंट की इक्वेशन भी लिखी जाती है। इक्विलिब्रियम में दो इक्वेशंस तुम लिख सकते हो, एक तो फोर्स वाली इक्वेशन नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, और एक मोमेंट मोमेंट की इक्वेशन भी तुम लिख सकते हो। मोमेंट वाली चीज अभी मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, बट मोमेंट की इक्वेशन भी तुम लिख सकते हो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उसमें मोमेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम लो, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर तुम मोमेंट लोगे तो वो जीरो ही आएगा। तो उसकी मदद से तुम्हें तीसरी इक्वेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन वो आती है मोमेंट ऑफ फोर्स से। ठीक है क्या? तो वो चीज सिखाई जा सकती है वैसे तो, उसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बट उसमें थोड़ा मेरे को आधा घंटा लग जाएगा कम से कम उस चीज को सिखाने में, और उस चीज की अभी नीड नहीं है। ठीक है क्या? उसको अगर थोड़ा भी अगर बाद में अगर वक्त बचा तो मैं उसको सिखा दूंगा कैसे करते हैं करके क्या करते हैं। लेकिन अभी एक्चुअल में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन बनाने का जहां तक के तुम्हारे पास, इसकी डायरेक्शन बनाने का जहां तक के तुम्हारे पास सवाल है। ठीक है, तुम कैसे बनाओगे उसको? सबसे पहले जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर तुमको ड्रॉ करना है। ठीक है क्या? अगर सरफेस के परपेंडिकुलर अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है क्या, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर तुमको ड्रॉ करना है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है क्या? यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन तुम ऐसी मत ले लेना, ये ऐसी मत लेना, इस डायरेक्शन में। मैं इसको ऐसा लिख के यहाँ पर काट देता हूँ। ठीक है, रेड पेन से बनाता हूँ ऐसा, एन ए। ठीक है, और यहाँ पर बना देता हूँ एन बी। ये ऐसा लिख के काट दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा मत बनाना। ठीक है क्या? ड्रॉ नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है, क्लियर है? ऐसा इसीलिए बिकॉज, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नॉर्मल टू सरफेस बनाओ? बिकॉज जो कांटेक्ट फोर्स है, जो ग्राउंड, ठीक है क्या, ग्राउंड एक्चुअल में जो रॉड पर लगाएगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, मेरा उसका रीजन ये है, तुम देखो यहाँ पर वो चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसी। ये जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड की सतह है। ठीक है, तो ग्राउंड का जो, ग्राउंड ने जो फोर्स लगाई है, समझे, कैसी भी वो फोर्स हो सकती है, ऐसी फोर्स होगी, ऐसी फोर्स होगी, कैसी भी फोर्स हो सकती है। तो
ग्राउंड एक्चुअल में जो फोर्स लगाता है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना, उसको तुम कहते हो नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर तुम देखोगे ध्यान से, जैसे अगर मान लेते ग्राउंड ने ऐसी फोर्स अगर लगाई, कॉन्टैक्ट फोर्स ग्राउंड ने ऐसी लगाई, तो ग्राउंड पर वो फोर्स कैसी लगेगी, ऐसी। ठीक है, ये बाय ग्राउंड है, ये वाली जो फोर्स है ये बाय ग्राउंड है। ठीक है, बाय ग्राउंड ऑन अदर बॉडी। ठीक है, तो वो जो अदर बॉडी है वो ग्राउंड पर इस टाइप की फोर्स लगाएगा। तो ग्राउंड पर जो फोर्स लगी उसका जो पैरेलल कंपोनेंट रहेगा ना, पैरेलल टू सरफेस, उसको तुम कहते हो फ्रिक्शन। और जो ग्राउंड पर जो फोर्स लगी उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, यही नॉर्मल रिएक्शन की बेसिक डेफिनेशन है। समझ गए क्या? जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस जो कांटेक्ट फोर्स लगा रही है, ठीक है क्या, उस सरफेस पर भी कांटेक्ट फोर्स उतना ही लगेगा। तो जो कांटेक्ट फोर्स सरफेस पर जो लग रहा है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन नाम ही क्यों है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसके, सरफेस के, सरफेस। जैसे जो बॉडी एक्चुअल में कांटेक्ट फोर्स लगाती है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स वैसे दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं, कोई भी किसी का भी इंपॉर्टेंस कैसा कम नहीं है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन को जिसके लिए डिफाइन किया गया है ना, वो उसके लिए वो मतलब ग्राउंड के लिए डिफाइन किया गया है, जो एक्चुअल में ग्राउंड मतलब वैसे तो दोनों ही एक दूसरे पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है, ऐसा नहीं कि कॉन्टैक्ट फोर्स खाली ग्राउंड ही लगा रहा है, बट एक्चुअल में कॉन्टैक्ट फोर्स का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिजॉल्व करने पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आता है, ठीक है, इसको तुम कहते हो नॉर्मल रिएक्शन। समझेगा? अगर बॉडी के रेस्पेक्ट में कहते कि भाई कांटेक्ट फोर्स जो तुम्हारा बॉडी लगा रही है, बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर तुम बोलोगे, समझेगा, तब फिर नॉर्मल रिएक्शन फिर तो अलग हो जाता फिर। ठीक है क्या? तो वो नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल में जो ग्राउंड है ना उसके सेंस में कैसा कहा जाता है। ठीक है क्या? ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर इस केस में अगर ग्राउंड के सेंस में अगर मैं लूँ, तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो कंपोनेंट बन रहा है, ठीक, इसका उल्टा अपोजिट देखो यहाँ पर बनेगा, बॉडी पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये एन हो गया, ये तुम्हारा एफ हो गया। समझे क्या ऐसा? ठीक है क्या? जो ये वाली फोर्स है इसका इक्वल एंड अपोजिट ग्राउंड पर लगा, और जो ये वाली फोर्स है इसका इक्वल एंड अपोजिट ये बॉडी पर लगा, ऐसा। ठीक है क्या? ये जो ग्राउंड पर लग रहा है ना, ये ऑन ग्राउंड है। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये वाली जो फोर्स है दिस इज ऑन ग्राउंड, ठीक है, बाय बॉडी। सादा थर्ड लॉ का थर्ड पेयर है, तुम्हारा थर्ड लॉ का पेयर है ये। ठीक है क्या? बिना किसी दिक्कत के, क्लियर है? तो ध्यान से सुनोगे, इसमें मेरा ये तर्क है, मेरा ये मत है, मेरा ये लॉजिक है, ठीक है, कि ग्राउंड पर जो एक्चुअल में फोर्स लग रही है, ये देखो, उसका जो कंपोनेंट रहेगा ये वाला, परपेंडिकुलर टू सरफेस, उसको एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन कहोगे तुम। समझेगे? ठीक है, और उसको एक बात ध्यान में रखना कि तुम किस डायरेक्शन में क्या सेंस में लेते हो, ठीक है क्या, वो मायने नहीं रखता। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने ऐसी एक फोर्स अगर एज्यूम कर ली होती, ठीक है क्या, तब फिर क्या मामला गड़बड़ हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मामला गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, इस केस में भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, अगर नॉर्मल रिएक्शन अगर तुम ऐसा अगर उठा लेते, ठीक है, पर फिर उसको फिर नॉर्मल रिएक्शन मत बोलो फिर। ठीक है, जैसे अगर तुम फोर्स को अगर ऐसा अगर उठा लोगे, तब भी कैसा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो ये वाली फोर्स तुम्हारी निकल के आ जाएगी उसको, लेकिन नॉर्मल मत बोलो फिर तुम। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा तुम्हारे। ठीक है कि तुम इसके नॉर्मल लेते हो, ग्राउंड के नॉर्मल लेते हो कि कैसा क्या करते हो। अगर तुमने ये वाली फोर्स भी अगर कंसिडर अगर की ना सवाल में, तो भी तुम्हारा सवाल तो बन जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। कौन कौन सी इक्वेशंस लगाकर, एक तो फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लगाकर और एक मोमेंट बैलेंस की इक्वेशन लगाकर सवाल तुम्हारा बन जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फिर भी अपन बोलकर यही लगाएंगे, ये वाली। अगर तुम देखो रॉड के रेस्पेक्ट में अगर तुम सोचो, ठीक है, जरा रॉड के रेस्पेक्ट में सोचते हैं कि रॉड ने एक फोर्स लगाई ग्राउंड पर, तो ग्राउंड ने रॉड पर एक फोर्स लगाई। अब रॉड पर जो फोर्स लग रही है, ठीक है, रॉड पर जो फोर्स लग रही है
उसको अगर तुम रिजॉल्व अगर करते, समझे क्या, जैसे ये मेरी रॉड है, ये ऐसा, ये मान लेते मेरी रॉड है और ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ऐसा, ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो रॉड पर अगर मान लेते हैं कांटेक्ट फोर्स इस प्रकार ऐसी लग रही है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है ना। कहाँ है अपना, हाँ ये अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट, ठीक है। तो एक इंसान कैसा, अगर ये अगर काम करेगा कि भाई ये देखो एक पैरेलल कंपोनेंट हो गया, ये देखो एक नॉर्मल कंपोनेंट, एक नॉर्मल कंपोनेंट टू रॉड, ठीक है क्या? तो इस सेंस में फिर तुम्हारा जो नॉर्मल रिएक्शन है फिर वो अलग हो जाता, ठीक है क्या? फिर ये अपन ऐसा तो नहीं बना पाते ना, ये ऐसा जैसा अभी यहाँ पर बनाए हैं, समझे क्या? फिर तो ऐसा नहीं बना पाते अपन, ठीक है क्या? फिर तो ये कैसा आता, ये इसके परपेंडिकुलर आ जाता फिर, समझे क्या? अगर नॉर्मल रिएक्शन अपन रॉड के सेंस में अगर बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन जो वर्ड अपन यूज करते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है क्या? तो वो इन अ सेंस किसके रेस्पेक्ट में एक्चुअल में बोला जाता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोला जाता है, ठीक है क्या? वो जो बॉडी जिसको तुम बड़ी बॉडी पर रख रहे हो ऐसा तुम कह लो, ठीक है क्या? जो ऐसा कहते हैं कि भाई बड़ी बॉडी इन द सेंस कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ऐसा बड़ी बॉडी के रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में तुम अगर बोल रहे हो नॉर्मल रिएक्शन, वरना फिर यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएगा, फिर तुम कौन सा वाला नॉर्मल की रिएक्शन लोगे। तो उसमें एक तुम्हारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा, ये बात तुम समझ गए कि नॉर्मल रिएक्शन अगर तुम रॉड के रेस्पेक्ट में अगर करते सेंस में, तो फिर वो नॉर्मल रिएक्शन तुमको अलग तरीके से ड्रॉ करना पड़ता। अगर नॉर्मल रिएक्शन तुम ग्राउंड के सेंस में अगर करोगे तो वो फिर एक अलग डायरेक्शन में तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन वर्ड की जो उत्पत्ति ही हुई है वो एक्चुअल में वो ग्राउंड के सेंस में हुई है, समझे क्या? जो सरफेस एक्चुअल में जिस सरफेस पर तुम दूसरे ऑब्जेक्ट को रखते हो, ठीक है क्या, ऐसा कह लेता हूँ मैं, छोटे ऑब्जेक्ट को जिसको तुम रखते हो उस पर एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन अगर तुमको देखनी है तो तुम पहले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बनाओगे, समझ गया क्या? नॉट नॉट विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग मत बनाना, ठीक है क्या? बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग कब बनाना, जब तुम्हारे पास कोई और दूसरा चारा ना हो, जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर देखो जो सरफेस है वो मेरी कैसा आ रही है, ये देखो एक ये है और एक ये है, ऐसा है। तो इसमें तुम्हारे पास वो शेप ऑफ सरफेस, फ्लैट शेप ऑफ सरफेस, ठीक है क्या? फ्लैट शेप या कर्व शेप, वो अगर दोनों अगर नहीं है, फ्लैट भी नहीं है कर्व भी नहीं है, पॉइंट है, समझ गए? तब तुम नॉर्मल कैसा बनाना, तब फिर तुम नॉर्मल ये बनाओगे, ये ऐसा, ठीक है, तब तुम ऐसा बनाना। क्लियर है क्या? समझ गए? जो कांटेक्ट फोर्स रहेगी तब फिर तुम ऐसा बनाओगे, ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फ्रिक्शन वगैरह कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है? यहाँ पर मैं फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, समझ गए? वो सब कुछ कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर फ्रिक्शन मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर फ्रिक्शन, अगर तुम फ्रिक्शन, वैसे तुमको अभी तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बनाने की बात चल रही है, ठीक है क्या? फ्रिक्शन है नहीं है ये सब तो थोड़ा दूर की बात है, समझ गए? फ्रिक्शन है नहीं है वो सब थोड़ा दूर की बात है, क्लियर है? बट तुम अपना ऑर्डर ऐसे ही रखना कि अगर तुम बना सके, ठीक है क्या, तो नॉर्मल रिएक्शन अगर यहाँ पर अगर तुमको बनाने को अगर कहा जाए, ऐसा दोनों चॉइस हो तुम्हारे पास कि रॉड के नॉर्मल बनाओगे कि इसके नॉर्मल, ग्राउंड के नॉर्मल बनाओगे, तो एक बात ध्यान में रखना, प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है दोनों ही तरीकों से, ठीक है? दोनों ही तरीकों से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है विदाउट एनी इश्यू। क्योंकि अगर मान लेते हैं, जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ दोनों ही तरीकों से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, ठीक है, ये विथ रेस्पेक्ट टू रॉड, ठीक है, ये ऐसा नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, तो दोनों रेस्पेक्ट में सवाल को सॉल्व क्यों किया जा सकता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर तुम मान लेते कि भाई ये तुम्हारा रॉड रखा हुआ है, ये ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर कैसा तुमने एक फोर्स निकाल ली, मान लेते हैं 200 न्यूटन, ऐसा, ये लेट से है 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा कुछ है मामला, समझ गए? यहाँ पर ये फोर्स आ रही है, ठीक है क्या? अच्छा, तो और मान लेते हैं फ्रिक्शन भी आ रहा है तुम्हारे पास, लेट से इधर ये प्रेस कर रहा है तो उधर इसको प्रेस करेगा, फ्रिक्शन भी फोर्स आ रही है तुम्हारे पास, मान लेते हैं लेट से 100 न्यूटन आ रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये मैंने सीन एक माना है कि मेरे अज्यूम्ड जो फोर्सेस थे, मैंने ऐसा अज्यूम किया नॉर्मल रिएक्शन को, ठीक है, ऐसा अज्यूम किया मैंने नॉर्मल रिएक्शन को,
और फ्रिक्शन को मैंने मान लेते हैं ऐसा अज्यूम कर लिया, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा मैंने फ्रिक्शन को अज्यूम कर लिया। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर इस तरीके से अगर सॉल्व कर रहा रहता, ठीक है, मानते ये जैसे रॉड है और इस प्रकार अगर मैं सॉल्व कर रहा होता, ये ऐसा, इसके परपेंडिकुलर ऐसा, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाता, ये हो गया 30, ये हो जाता 60, तो ये हो जाता मेरे पास 200, कितना, फोर्सेस को अपन ग्रीन पेन से बनाते हैं, ये हो जाता मेरे पास 100 न्यूटन, 200 कॉस 60, ठीक है क्या, अच्छा, ये हो जाता मेरे पास 100, ठीक है क्या, और ये हो जाता मेरे पास इस डायरेक्शन में हो जाता 200 को मैंने रिजॉल्व किया है कितना, 100√3, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया रहता मेरे पास सीन। और यहाँ पर जो 100 का मेरे पास कंपोनेंट आता हो कितना आता, 50, समझे, इस 100 को अगर तुम रिजॉल्व अगर करो अलोंग द रॉड और परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो अलोंग द रॉड कितना हो जाता है ये 50, ठीक है क्या, ऐसा, और 100 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता है परपेंडिकुलर टू रॉड, वो भी हो जाता 50, तो यहाँ पर बचता नेट तुम्हारे पास 50, समझे, ये ऐसा, ठीक है, अलोंग द रॉड और परपेंडिकुलर टू द रॉड, क्लियर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सवाल को ऐसे भी सॉल्व अगर कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे फोर्सेस का डायरेक्शन लेकर भी कर सकते हो, ये और ये, समझे क्या, ऐसा फोर्सेस का डायरेक्शन लेकर भी कर सकते हो, या फिर अलोंग द रोड और परपेंडिकुलर टू द रॉड भी डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस उठाकर तुम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, समझ गए, कोई इशू नहीं है, आना तुम्हारे पास वैल्यूज वही है। अगर तुम इस तरह से अगर सॉल्व करोगे, ये इस प्रकार अगर सॉल्व करोगे, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा मैं बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से अगर सॉल्व करोगे विथ रेस्पेक्ट टू रॉड, अगर तुम सॉल्व करोगे फोर्सेस लेकर, तो भी कर सकते हो ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आंसर तुम्हारे पास ये आ जाएंगे, फिर ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 100√3 प्लस 50। अगर तुम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर करते हो, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर तुम करते हो, तो कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 100, ऐसा, ठीक है, तो दोनों ही तो सेम ही तो है, इक्वलेंट है दोनों, है ना, इक्वलेंट है दोनों, समझ गए, दोनों ही इक्वलेंट है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करो या विद रेस्पेक्ट टू रॉड करो, वो वैल्यूज तुम्हारे पास सेम ही आएंगी, जो फोर्स बैलेंस करके आएगी या फिर मोमेंट का इक्वेशन लगाकर जो आएंगी, वो इक्वेशन तुम्हारे पास, उससे वैल्यूज तो यही आने वाली है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि रॉड के रेस्पेक्ट में अगर मैंने बोला कि भाई ये नॉर्मल हो गया मेरा ऐसा, और ये दूसरा वाला फोर्स मेरे पास ऐसी हो गई या फिर कुछ और हो गया, इस टाइप का अगर मैंने बोला, ऐसा कुछ मेरे को तो नहीं पता ना कि फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, मैं एक डायरेक्शन अज्यूम कर लेता हूँ, तो डायरेक्शन अज्यूम करना मेरे ऊपर है कंप्लीटली, ठीक है, डायरेक्शन अज्यूम करना मेरे ऊपर है कंप्लीटली, बट अज्यूम्ड डायरेक्शन के बेसिस पर जो उन फोर्सेस की वैल्यूज आएंगी वो फिर डिफरेंट आएंगी। जैसे एक इंसान हो सकता है कि फोर्सेस को कुछ अलग ही डायरेक्शन में माने, ठीक है, तो फिर वो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कुछ अलग आएगी, लेकिन जब तुम उसको रिजॉल्व करोगे अलोंग द रॉड परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो इतनी ही आएगी 50, और फिर अलोंग द रोड 100√3 प्लस 50, है ना। अगर तुम ऐसा अगर उसमें वैल्यूज निकालोगे कि क्या बोलते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर निकालोगे कि ये वाला कंपोनेंट कितना आ रहा है फोर्स का जो यहाँ पर लग रही है, ठीक है, जो नेट फोर्स जो लग रही है वो कौन सी है, ये है ना नेट फोर्स, ये है नेट फोर्स, समझ गए, ऐसा कुछ है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स तुम्हारे पास सेम ही रहने वाली है, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है क्या। अगर तुम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करोगे तो वो ऐसी कुछ आ जाएंगी ऐसा, और विद रेस्पेक्ट टू रॉड अगर तुम करोगे तो वो कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी चॉइस है कि तुम कैसे उठाते हो, बट जो नॉर्मल रिएक्शन का बेसिक सेंस में जो मीनिंग है, ये ग्राउंड ऑफर करता है वो, समझे, ग्राउंड ग्राउंड कैसा रिएक्ट कर रहा है ऐसा, तो उसमें ये हम लोग ऐसा लेते हैं, ठीक है, ये अपना लेने का जो तरीका है वो ऐसा है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अगर फोर्स को ऐसा अज्यूम कर लोगे तो वो कुछ गलत वैल्यूज उसमें आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसमें गलती नहीं है कुछ, ऐसा अगर तुम लेते हो तो, ऐसा अगर तुम लेते हो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू रॉड, ऐसा मत लेना, ठीक है, ऐसा मत लियो, बिकॉज जो सेंस होता है ना एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन का, वो सेंस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड कितना फोर्सेस लगा रहा है, ठीक है, वो उससे है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट एक्चुअल में कितनी फोर्स लगा रही है उससे है, ठीक है, सरफेस से है, सरफेस को ज्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है, अगर उसमें नहीं अगर तुम बना सके तो फिर फोर्स का डायरेक्शन ऐसा अज्यूम कर लेना, क्या ऐसा अज्यूम नहीं करने से, अगर मान लेते तुम कोई दूसरी डायरेक्शन अगर अज्यूम कर लिए रहते,
एक्स और वाई डायरेक्शन में ऐसा कुछ इस टाइप का अज्यूम कर लिए रहते हैं, तो कोई लफड़ा हो जाता क्या? इसमें कोई लफड़ा नहीं होता, है ना। अब इसमें एक इंसान ये सवाल उठा सकता है जरूर कि यहाँ पर पैरेलल पैरेलल टू रॉड हम लोगों ने कोई फोर्स क्यों नहीं बनाई? आपने क्या जनरलिटी रूल लूज नहीं कर दी क्या? आप भाई यहाँ पर जो फोर्स बना रहे हो, यहाँ पर जो आप फोर्स बना रहे हो, यहाँ पर इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द रॉड तो आपने फोर्स बनाई, तो पैरेलल टू रॉड क्यों नहीं बनाई? ठीक है, जनरलिटी लूज नहीं होनी चाहिए ना, कोई कंपोनेंट अपने से जाना नहीं चाहिए। जैसे अपन ने मान लिया कि इस पॉइंट पर लेट्स से ये मेरे पास एक सरफेस है, इस पॉइंट पर जो फोर्स अगर मैंने पूरी ऐसी मान ली, कैपिटल एफ मान लेते हैं, तो गड़बड़ी हो सकती है। किस प्रकार? अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर कोई कंपोनेंट ऑफ फोर्स अगर छुपा बैठा हो ना, ये एफ एक्स, अगर यहाँ पर कोई एफ एक्स अगर छुपा बैठा हो तो उसको कैसे निकालोगे? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने को कायदे से इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर अपने को परपेंडिकुलर टू सरफेस भी एक मानना चाहिए कंपोनेंट, और एक पैरेलल टू सरफेस भी एक कंपोनेंट मानना चाहिए। उससे कभी गलती हो ही नहीं सकती, कभी गलती नहीं हो सकती उससे। ठीक है, हो ही नहीं सकता अगर तुम दोनों अगर अज्यूम करके अगर चलोगे तो। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बना रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक और कंपोनेंट नहीं बनाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और कंपोनेंट नहीं बनाया है, वरना कायदे से एक कंपोनेंट और होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है भाई, मेरे को नहीं पता ना वहां पर कैसी फोर्स लग रही है करके। तो परपेंडिकुलर टू द रॉड और अलोंग द रॉड, ऐसा मेरे को दो फोर्सेस बनानी चाहिए। समझ गए? ऐसा तो ध्यान दोगे, ध्यान से सुनोगे, मैं अब इसको समराइज कर रहा हूँ। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां अपने को डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस नहीं पता है, तो कायदे से कोई भी एक सरफेस उठा लो, ग्राउंड उठा लो चाहे रॉड उठा लो, एक परपेंडिकुलर ले लेना और एक पैरेलल ले लेना, ऐसा गलत नहीं होगा। उससे कोई तुम्हारा आंसर में सब मतलब बढ़िया रहेगा, उससे तुम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन एक प्रायोरिटी ऑर्डर अगर मैं फॉलो अगर करूं, ठीक है क्या, कि भाई जो मेरा काम करने का जो तरीका है उसमें मैं नॉर्मल रिएक्शन कैसा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही लेता हूँ पहले, ऐसा। तो उसमें फिर क्या होगा, फिर मैं ये एन ऐसा बनाऊंगा बस, और कोई फर्क की बात नहीं है। पर क्या ऐसा है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती अगर मैं एन को ऐसा बना लेता तो परपेंडिकुलर टू रॉड? कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। बस उसमें तुमको ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक कंपोनेंट तुम कैसा उठाओ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक कंपोनेंट तुम कैसा उठाओ परपेंडिकुलर टू रॉड, और एक कंपोनेंट तुम कैसा उठाओ पैरेलल टू रॉड। ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है क्या? ऐसा ये बात, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी जैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर मैं बना रहा हूँ तो कैसे बना रहा हूँ? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, एक मेरे को पैरेलल टू ग्राउंड भी बनाना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वगैरह मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे को तो क्या बनाना है, मेरे को तो भाई सिंपली मेरे को नॉर्मल रिएक्शन मेरे को एक्चुअल में ड्रॉ करनी थी, ठीक है क्या? तो बस मैं वही बना रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें देखो एक और सेंस में झटका खा जाते हो तुम, फ्रिक्शन जो फोर्सेस हैं, ठीक है क्या, वो फ्रिक्शन जो पूरी फोर्स है वो अलोंग द ग्राउंड ही एक्ट करती है, समझे क्या? ग्राउंड के अलोंग ही उसका पूरा फ्रिक्शन का कैसा पूरा तुम्हारे पास रहेगा, समझे, अलोंग द ग्राउंड, ठीक है क्या? तो उस सेंस में भी फ्रिक्शन का जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही एक्चुअल में ये सारी चीजें डिफाइन की हुई है, नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन वगैरह ये सब ऐसा। ठीक है, मैंने एक्चुअल में किसी भी किताब में ऐसा नहीं देखा कि फ्रिक्शन को मतलब ऐसा हवा में बनाया गया है। फ्रिक्शन वाली जो फोर्स है वो ग्राउंड के ही मतलब अलोंग रहेगी, ग्राउंड की जो सरफेस रहेगी उसी उसी के रेस्पेक्ट में एक्चुअल पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स उसी को कहा ही गया है, समझे क्या? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कि ग्राउंड के अलोंग वाला जो फोर्स आएगा तुम्हारा उसको तुम फ्रिक्शन कहोगे, ऐसा समझे क्या? तो सेंस ही फ्रिक्शन का वैसे ही है कि ग्राउंड के अलोंग वाली जो फोर्स आती है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो उसी सेंस में एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन फिर क्या हो जाता है, जो ग्राउंड में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर वाली जो फोर्स रहती है उसको फिर तुम नॉर्मल रिएक्शन कहते हो। तो ये सब कुछ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही एक्चुअल में बना हुआ है, ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर तुम परपेंडिकुलर टू रॉड और एक पैरेलल टू रॉड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर तुम फोर्स अगर उठा लेते हो तो उससे कुछ वैल्यूज गलत आ जाएंगी, ऐसा कर सकते हो ना तुम। जैसे मान लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू तुमने ग्राउंड उठाया नॉर्मल सेंस में, और फोर्सेस की डायरेक्शन तुम्हारे पास ऐसी आ रही है, फोर्सेस की इस डायरेक्शन में वैल्यूज ऐसी आ रही है, तो अगर तुम सॉल्व अगर करोगे, ठीक है क्या, सॉल्व अगर तुम करोगे ये ऐसा, ठीक है क्या, और ऐसी ये वाली फोर्सेस आ जाएंगी तुम्हारे पास बिना किसी दिक्कत, समझ में आ रहा है? ये फोर्सेस ऐसी आ जाएंगी, ठीक है। बट इसमें कुछ गलत नहीं है, ये चीज भी सही है और ये चीज भी सही है, बिकॉज दोनों इक्वलेंट है, दोनों सेम है, ठीक है क्या? जो फोर्स डायग्राम जो दोनों बने हैं दोनों के दोनों समान है,
समझ गए, दोनों के दोनों ही समान है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, दोनों के दोनों ही तुम्हारे समान हैं, और बस फर्क किस बात का है कि तुम नॉर्मल कैसे लेते हो स्टार्टिंग में। ठीक है क्या, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम नॉर्मल कैसा लेते हो, तुम दोनों सेंस में दोनों ही तरीके से ले सकते हो, दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, न्यूमेरिकली जब तुम सॉल्व करोगे तो मामला कहीं फंसेगा नहीं, कहीं अटकेगा नहीं। ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना। क्या ये पॉइंट अब रिजॉल्व हो जाता है क्या? क्या ये नॉर्मल वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है, या इसमें किसी को कुछ बोलना है तो बोले। नॉर्मल वाले इशू पर अगर किसी को कोई अभी दिक्कत है तो मेरे को बताओ। नॉर्मल वाले इशू पर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। प्रियांशु। नहीं सर, ठीक। ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, बट हम लोग कैसा तरीका अडॉप्ट करेंगे, ये वाला ऐसा, सरफेस के पहले अपन नॉर्मल बनाएंगे, ये तरीका हम लोग अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, कर तुम कैसे भी सकते हो, क्लियर है बातें। अच्छा, इन चीजों का ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट सरफेसेस कुछ मैं तुम्हें बना बना कर दिखा देता हूँ, ठीक है क्या, उससे तुम्हारे काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा क्विकली देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक तुम्हारे पास ग्रूव है वी शेप का। ठीक है, उसमें एक स्फीयर कैसा ऐसा रेस्ट कर रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसा एक स्फीयर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये ऐसा है, ग्रूव है एक ऐसा। ग्रूव बोलो गड्ढा बोलो एक ही बात है, ग्रूव मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ग्रूव बोलो गड्ढा बोलो एक ही बात है। इसमें तुम्हें एफबीडी बनानी है, कैसे करोगे? तो यहाँ तो देखो इससे प्यारा केस तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ देखो कॉमन टेंजेंट तो तुम्हारा जो नॉर्मल बनेगा दोनों पे नॉर्मल बनेगा मस्त। ठीक है, दोनों पे नॉर्मल बनेगा बिना किसी दिक्कत। तो यहाँ अगर तुम एफबीडी अगर बनाओगे, एफबीडी ऑफ स्फीयर अपने को निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ अगर तुम देखो स्फीयर पर, ये बोल देता हूँ, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम दे लेते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, और सेंटर ऑफ द सर्कल को बोल देते हैं सी ऐसा। तो ए पर अगर तुम देखो काम, ठीक है, ये सी हो गया, ये बी हो गया ऐसा। तो जो नॉर्मल जो तुम्हारी फोर्स बनेगी वो ऐसी बनेगी। ठीक है, ऐसा समझे, ये ध्यान में रखना, एन ए। ठीक है, क्लियर है, वो इसको भी नॉर्मल रहेगा, बिकॉज ये टेंजेंट लाइन है ना, तो वो सरफेस पे भी नॉर्मल है देखो, और तुम्हारा ये मतलब बॉडी पे भी नॉर्मल है, ये बॉडी है, इस पे भी देखो नॉर्मल है, और इस पे भी देखो नॉर्मल रहेगा। ग्रुप की वैसे तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये एन बी तुम ऐसा बनाओगे, समझ गए। अच्छा, और जो स्फीयर है उसका जो वेट रहेगा, वो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, वेट ऑलवेज एक्ट्स फॉर अ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के लिए जो वेट रहता है वो हमेशा उसके सेंटर पर एक्ट करता है। ठीक है, ऐसा तुम अज्यूम कर सकते हो। ठीक है बात, नो डाउट उसमें जो तुम्हारा पूरी बॉडी है कंटिन्यूअस बॉडी, उसके हर पार्ट पर एक्चुअल में एम जी एम जी एम जी एम जी एम जी एक्ट करेगा, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस तुम ऐसा मान सकते हो कि वो जो पूरा एम जी एम जी एम जी का जो पूरा वेक्टर सम है, उसको अगर मैं एक पॉइंट पर अगर लगाना चाहूँ तो किस पॉइंट पर लगा सकता हूँ? कायदे से उसके सेंटर ऑफ मास पर लगा सकता हूँ। अभी तुम्हें पता नहीं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अभी के लिए तुम उसको ऐसा समझो जैसे अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है तुम्हारे पास। ठीक, मान लेते हैं कोई कंटिन्यूअस बॉडी है तुम्हारे पास, सेंटर ऑफ मास का इससे तुम्हें आइडिया पता चल जाएगा थोड़ा सा। जैसे एक कंटिन्यूअस बॉडी है मेरे पास, तो अलग अलग उसके पॉइंट्स पर एम जी एम जी एम जी एम जी ऐसा ऐड कर रहा होगा, ये ऐसा, समझे, ऐसा ऐड कर रहा होगा। तो ये सारे फोर्सेस के बजाय तुम क्या कर सकते हो, अच्छा मान लेते हैं वही बॉडी है, ये सारे फोर्सेस के बजाय तुम एक फोर्स लगा सकते हो, और किस पॉइंट पर लगाओगे तुम? उसके सेंटर ऑफ मास पर लगाओगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऐसा डब्लू, समझ गए। ये जितने सारे फोर्सेस हैं तुम्हारे पास जो हर ईच इंडिविजुअल पार्टिकल पर जो लग रहे हैं, एम जी एम जी एम जी नीचे की तरफ, उस सारे फोर्सेस के बजाय अगर तुम्हें एक फोर्स अगर बनानी हो, ठीक है, उस सब का जितना भी वेक्टर सम है, एम जी एम जी एम जी सब का जो वेक्टर सम है, उस पूरे वेक्टर सम को अगर तुमको एक पॉइंट पर किस पॉइंट पर लगाना है, तो वो जो पॉइंट है उसको उसको सेंटर ऑफ मास कहते हो तुम। ठीक है, तो
इसीलिए अगर मान लेते हैं मैं सेंटर ऑफ मास पर अगर एक पिवोट अगर लगा दूं, ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं एक फ्लैट मेरे पास ये ऐसी बॉडी है ऐसा, तो अगर एक पिवोट अगर मैं लगाऊंगा यहाँ सेंटर ऑफ मास पर, तो ये बॉडी कैसा संभल जाएगी, ये बॉडी टिल्ट नहीं मारेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि जो W है वो इसके थ्रू होकर गुजर रहा है, ये ऐसा, समझ गए क्या? तो जो रिएक्शन फोर्स है वो मेरी ऐसी हो जाएगी, ये रिएक्शन फोर्स हो जाएगी बाय दिस पिवोट, और फोर्सेस बैलेंस हो जाएगी। पर अगर मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास से कहीं दूर अगर मैंने पिवट अगर लगाया रहता, ठीक है क्या, तो क्या होता, फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पाती, फोर्सेस फिर बैलेंस नहीं हो पाती, फिर वो कैसा इधर उधर टिल्ट मारता, समझे क्या, वो फिर इधर उधर रोटेट मारता हो, समझे क्या, रोटेट करने की उसकी टेंडेंसी रहती, फिर क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात, उसकी फिर रोटेट करने की टेंडेंसी रहती। अगर रोटेट अगर नहीं करवाना है उसको, ठीक है, इसको वॉबल अगर नहीं करवाना है, जैसे एक फ्लैट तुम्हारे पास एक, जैसे कुछ लोगों को तुमने देखा होगा कि वो एक जैसे मान लेते हैं अगर एक तुम्हारे पास फ्लैट पीस ऑफ कार्डबोर्ड है, उसको अगर तुम एक पॉइंट पर अगर बैलेंस अगर तुमको करना है, तो ये सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए स्कूलों में एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर वो बैलेंस हो जा रहा है, वो गत्ते का जो टुकड़ा है, जो कार्डबोर्ड का जो टुकड़ा है, वो बैलेंस हो जाए, समझे? तो जिस पॉइंट पर वो बैलेंस हो रहा होगा उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास तुम कहोगे। तो अभी के लिए तुम बस ऐसा समझ लो कि सेंटर ऑफ मास इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी। जो सेंटर ऑफ मास निकालने का एक तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका, कॉम्प्लेक्स बॉडीज के लिए तो निकाल भी नहीं सकते, उसके लिए तो कंप्यूटर की जरूरत पड़ जाएगी, पर सादी सिंपल बॉडीज के लिए उसका जब सेंटर ऑफ मास तुम करोगे काम उस पर, तब उसको निकालने का जो तरीका हम लोग फॉलो करेंगे वो तुम देखना, ठीक है क्या। अभी के लिए बस उसको ऐसा समझ के चलो कि एक बॉडी में वेट कहाँ पर एक्ट करता है, उसके सेंटर ऑफ मास पर। या तो तुम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, अगर एक्सटेंडेड बॉडी है तो, अभी तो वैसे हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी से भी काम नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ पॉइंट मासेस वाली बॉडी से ही काम करने वाले हैं एक्चुअल में। लेकिन एक्सटेंडेड बॉडी पर अगर तुम कहीं अगर काम कर रहे हो, ये बात ध्यान में रखना, ये सारे एम जी एम जी एम जी एम जी एम जी, ठीक है क्या, ये कैसा है, छोटा सा मास है, यहाँ पर M1 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, M1 G1 हो गया, ठीक है क्या, ऐसा, यहाँ M2 G2 हो गया। मैं G1 G2 अलग अलग इसीलिए ले रहा हूँ कि भाई कहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है क्या पता कैसे, ठीक है क्या, हो सकता है वो किसी भी शेप में हो, कैसा भी हो, ठीक है। तो वो जितनी भी सारी जो फोर्सेस है M1 G1 M2 G2 ऐसा जितनी भी सारी फोर्सेस है, वो सबका जो नेट रिजल्टेंट आएगा उसको तुम कहाँ पे ठोक देना, सेंटर ऑफ मास पे ठोक देना, ऐसा, ठीक है क्या। उस एक पॉइंट पर भी अगर तुम लगाओगे, ठीक है, तो क्या चीज होगी, ये दोनों इक्वलेंट किस सेंस में है, ये और ये इक्वलेंट किस सेंस में है, कि अगर सारी फोर्सेस को अगर ऑफ कर दिया जाए, ये M1 G1 M2 G2 M3 G3, ठीक है, सारी फोर्सेस को ऑफ करके अगर एक फोर्स अगर ऑन की जाए सेंटर ऑफ मास पर, है ना, वो सबका रिजल्टेंट, तो भी बात बराबर ही रहेगी, समझे क्या, तो भी बात बराबर रहेगी। उसको किसी और पॉइंट पर लगाने से दिक्कत क्या होगी, उसको किसी और पॉइंट पर लगाने से दिक्कत क्या होगी, वो एक्चुअली में रोटेट करना शुरू कर जाएगा, समझे क्या। जैसे अभी मान लेते हैं ये बॉडी कैसे गिर रही है नीचे की तरफ, ये बॉडी गिर रही है नीचे की तरफ, मान लेते हैं इसका कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, समझे, इसका कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, ग्राउंड पर खड़ा एक ऑब्जर्वर है और वो देख रहा है इस बॉडी को कि इसका कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए तुम बस इतना समझ के रखो कि अगर तुम ये सारी फोर्सेस को ऑफ अगर कर देते हो और एक फोर्स अगर लगाते हो इस डायरेक्शन में ऐसी, समझ गए, तो ग्राउंड पर बैठा ऑब्जर्वर अगेन इसको वैसे ही सीधा गिरता हुआ दिखाई देगा, उसको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, उसको बॉडी रोटेट वगैरह होती हुई नहीं दिखाई देगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इस सेंस में दोनों केसेस इक्वलेंट है, ठीक है क्या। सेंटर ऑफ मास का आइडिया पर हम लोग बातचीत करेंगे बाद में, अभी एक्चुअल में मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ। अभी के लिए सेंटर ऑफ मास की जो बातचीत हमारी शुरुआत होगी वो सिर्फ इस बात से होगी कि अ, वो वो पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है, समझे क्या, उस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करती है, ठीक है ना। या फिर उसके ऊपर हम लोग और बातचीत करेंगे, उसका सेंस जब मुझे तुम्हें देना होगा, ठीक है क्या। अभी के लिए बस तुम ऐसा समझ के चलो कि वेट कहाँ पर एक्ट करेगा, बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर एक्ट करता है, और सारी जो फोर्स है वो कहाँ पर एक्ट करती है, बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर एक्ट करती है, ऐसा तुम अज्यूम कर सकते हो, ठीक है क्या। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी इक्वेशंस लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए, ये ध्यान में रखना, क्लियर है, इक्वेशंस लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
अगर तुम सारी फोर्सेस को ऑफ करके, अगर सारी फोर्सेस को ऑफ करके उसका नेट इक्विवेलेंट, सारी फोर्सेस का नेट इक्विवेलेंट अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे अगर लगाते हो, ठीक है, तो इक्वेशंस लिखने में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है क्या? इस बात का ध्यान में रखना। इनफैक्ट सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट ही है, उसी पॉइंट को ही बोलते हैं कि हमको जो सारी फोर्सेस हैं एक पॉइंट पर लगानी है, समझे क्या? अलग अलग पॉइंट्स पर नहीं लगानी है। तो इसीलिए वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट की उत्पत्ति वहां से होती है। और किस तरह से होती है, ठीक है क्या? वो उसके लिए एक मैथमेटिकल तुमको करके चीज दिखानी पड़ेगी कि भाई जो तुम्हारा सारी फोर्सेस हैं तुम्हारे पास अलग अलग पॉइंट्स पर, मान लेते हैं कुछ कुछ लग रही हैं, वो सबका नेट इक्विवेलेंट है ना, मेरे को यूज करना है। मैं सारी फोर्सेस के साथ काम नहीं करना चाहता, मैं एक ही फोर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। यहीं से सेंटर ऑफ मास की एक्चुअली शुरुआत होगी आगे चलकर बाद में। तो जो सारी फोर्सेस, अब मैंने एफ नेट तो बना लिया, लेकिन वो सारी फोर्सेस को लगाऊंगा कहाँ पर, किस पॉइंट पर लगाऊंगा? तो वो जो पॉइंट की डिटर्मिनेशन है वो मैथमेटिकली होती है कि न्यूटन्स लॉज मस्ट बी वैलिड। समझ गए? न्यूटन्स लॉज कैसा, मस्ट बी वैलिड, मतलब जो पहले के केस में जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था उन सारी फोर्सेस का, वही इफेक्ट बाद में भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो उसके लिए जो सारी फोर्सेस थी वो सबका नेट इक्विवेलेंट तो तुम इस्तेमाल करोगे, लेकिन किस पोजीशन पर करोगे, ठीक है क्या? किस पोजीशन पर करोगे वो मायने रखता है। तो पोजीशन कैसा मैथमेटिकली डिटरमाइन की जाती है, ठीक है क्या? ठीक है, खैर। तो अभी के लिए बस तुम ऐसा अज्यूम करके चलना कि जो वो तुम्हारा सेंटर रहेगा, बॉडी का सेंटर, वहां पर तुमको एक्चुअल में वेट को लगाना है किसी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, ठीक है बात? और एक्चुअल में स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास रहता भी है वो भी उसके सेंटर पर ही रहता है, ठीक है क्या? सेंटर ऑफ मास वर्ड सुनकर अभी के लिए जो तुम्हारे अंदर सेंस आना चाहिए, है ना, अभी तक क्योंकि मैंने जितनी बातें बोली होंगी उससे कुछ समझ नहीं आया होगा कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में है क्या, भाई है क्या आखिर? तो सिंपल सादी भाषा में एक वर्ड, ठीक है, कि नाइन्थ और टेंथ में एक इंसान को जितना पता होता है मैं बस उतना अभी बताता हूँ। ये वो पॉइंट है जिस पर तुम किसी बॉडी को बैलेंस कर सकते हो। नाइन्थ और टेंथ वाले लोगों को इतना ही पता रहता है। अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम उस पॉइंट पर बैलेंस कर रहे हो, तो इट इज जस्ट इक्वलेंट टू सेइंग दैट द वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग, इट इज एज इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है? ऐसा ही है ना कि जो पूरा जो वेट ऑफ द बॉडी है वो एक सिंगल पॉइंट पर एक्ट कर रहा है करके, नहीं, क्योंकि उसी पॉइंट पर अगर तुमने उंगली रख दी मान लेते हैं, या फिर पिवट रख दिया, तो बैलेंस हो जा रही है बॉडी, ये एक चमत्कार की तरह है, समझे? ऐसे में अगर एक अविश्वासी इंसान से, जिसमें कोई साइंस के प्रति कोई लगाव नहीं है, या फिर जो ऐसा बोलता है कि अर्थ तो फ्लैट है करके ऐसा वैसा, ठीक है, तो उसके लिए तो ये बात भौचक्के कर देने वाली होगी, ठीक है क्या? कि अरे एक पॉइंट ऐसा कैसे हो सकता है जिस पॉइंट पर बॉडी बैलेंस हो जाए, जिस पॉइंट पर बॉडी बैलेंस हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है क्या? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इनफैक्ट होता भी है, ठीक है? जरूरी नहीं कि वो सेंटर ऑफ मास कैसा बॉडी के अंदर ही आए, ठीक है? ये बात थोड़ा ध्यान में रखोगे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट रहेगा खास जिस पर वो बॉडी बैलेंस हो जाएगी, इतना तो समझता है। 9वीं 10वीं में इतना तो हम लोग को था, हम लोग का एक्सपेरिमेंट भी था, ठीक है? तुमको था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन एक पॉइंट पर ये बॉडी बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, अब जिस पॉइंट पर ये बॉडी बैलेंस हो रही है, तुम बस मेरे को 9वीं 10वीं के बेसिस पर इतना बताओ, जिस पॉइंट पे बॉडी बैलेंस हो रही है, क्या ऐसा नहीं है कि भाई सारा का सारा जो वेट होगा उसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में? तभी तो जब तुमने वो पिवट यहाँ पर लगाया, जब उंगली वहां पर लगाई, तब कैसा कोई रोटेशन वाला इफेक्ट नहीं आ रहा है, समझे क्या? ठीक है, वरना दिक्कत कैसी हुई रहती, जैसे अगर मान लेते हैं वही एक्सटेंडेड बॉडी है, ये ऐसा मान लेते हैं वही एक्सटेंडेड बॉडी है, सेम ये एक्सटेंडेड बॉडी है, और मान लेते हैं इसका वेट, मान लेते हैं लेट से पिवट तुमने किसी एक रैंडम पॉइंट पर लगा दिया ऐसा, तो क्या होगा? जो अलग अलग जो पॉइंट्स, अलग अलग जो फोर्सेस हैं, समझ में आ रहा है? अलग अलग पॉइंट्स पर जो डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट कर रही है ना, उसका एक रिजल्टेंट बनेगा, वो इससे बैलेंस नहीं हो पाएगा। अगर बैलेंस हो भी गया, समझे क्या, यहाँ रिएक्शन जो फोर्स बनेगी तुम्हारे पास, ठीक है क्या, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, जो भी चाहे रिएक्शन फोर्स जो भी तुम्हारी बन रही हो, यहाँ पर पिवट में एक एक्स डायरेक्शन बनेगी, एक वाई डायरेक्शन में, जो भी तुम्हारी रिएक्शन फोर्स बन रही है, आर वाई और मान लेते हैं ये आर एक्स बन रही है, अगर ऐसा कुछ भी, तो दिक्कत क्या होगी? सारी की सारी फोर्सेस तो पहली बार नीचे की तरफ है, तो आर एक्स तो बनने का खैर सवाल नहीं उठता। मैंने ये कैसा फ्लैट रख रखा है, फ्लैट मतलब समझ रहे हो, जो पिवट है वो कैसा है,
ये इसको मैं ऐसा बना लेता हूँ, देखो ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ देखो ये ऐसा है, पिवट मान लेते हैं मैंने कहीं पर किसी इस जगह पर रख दिया, ऐसा किसी दूसरी जगह पर रख दिया, तो होगा क्या, सारी की सारी जो फोर्सेस है मेरे पास नीचे की तरफ में है, एम जी जितना भी जो लग रहा है वो सारे के सारे फोर्सेस जो है वो नीचे की तरफ लग रहे हैं, ठीक है बात। तो जो रिएक्शन फोर्स है अगर मैं मान लेते हैं कि सबके उसके नेट इक्विवेलेंट भी अगर कर देता हूँ, ठीक है क्या, कि मतलब जितनी भी सारी जो रिएक्शन फोर्सेस है नीचे की डायरेक्शन में, उतना ही अगर एक रिएक्शन मैंने अगर ऊपर की तरफ अगर सेट भी कर दी, तो फोर्स बैलेंस तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है क्या, वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये बॉडी कैसा ट्रांसलेट ना करके फिर रोटेट करेगी इस पॉइंट के अबाउट, समझे क्या, वो फिर रोटेट मारेगी। एक्चुअल में होता क्या है, अभी मोमेंट का तुम्हें एक्चुअल में आइडिया नहीं है जैसे, लेकिन अगर मान लेते हैं इस पॉइंट को मैंने हिंज कर दिया ऐसा, और यहाँ पर अगर मैंने एक फोर्स लगाई, कॉमन सेंस से इतना तो समझते हो बॉडी रोटेट करने की कोशिश करेगी, ये जैसे बॉडी है, अगर ये बॉडी रोटेट करने की कोशिश करेगी इस डायरेक्शन में, इतना समझते हो क्या, बॉडी रोटेट करने की कोशिश करेगी इस डायरेक्शन में, तो इस बॉडी का एक्चुअल में रोटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है क्या। अब उस पर कैसा, जब तक मैं मोमेंट की बातचीत ना करूं वो आगे मैं बातचीत कर नहीं सकता। कॉमन सेंस है, तुम खुद ये सोचो, उस पॉइंट के अलावा अगर किसी दूसरे पॉइंट पर अगर तुम हिंज को अगर रखोगे, मान लेते हैं यहाँ पर तुमने हिंज को रखा, तो बॉडी ऐसा गिरने लग जाएगी, समझे, बॉडी टपकने लगेगी एक सर्टेन डायरेक्शन पर, ठीक है क्या। अब वो टपकने क्यों लगेगी उसके लिए फिर मेरे को मोमेंट वगैरह बताना पड़ेगा। अब मोमेंट अभी मैं वाले वर्ड में जाना नहीं चाहता अभी, क्योंकि ऑलरेडी कैसा ऑफ द टॉपिक में बहुत बोल चुका हूँ, 15-10 मिनट 15-20 मिनट इनफैक्ट बोल चुका हूँ मेरे ख्याल में, ठीक है क्या। तो उस पर मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है क्या। बट एक पॉइंट रहेगा ऐसा जिस पर वो बॉडी ना तो रोटेट करेगी ना तो ट्रांसलेट करेगी। ट्रांसलेट तो कर भी नहीं सकती, ट्रांसलेट का मतलब होता है कि ट्रांसलेट और रोटेशन का तो मतलब जानते हो ना तुम, ट्रांसलेट करना मतलब कि जब हर पॉइंट बॉडी का कैसा तुम्हारा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कर रहा हूं, मतलब स्ट्रेट लाइन, या फिर कैसे बोलूं उसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी। अगर मान लेते हैं कोई अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक बॉडी है, लेट से वो मूव कर रही है, ठीक है, मूव करके मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो हर पॉइंट जो बॉडी का है वो समान डिस्टेंस अगर ट्रैवल अगर कर रहा है तो तुम कहते हो कि वो ट्रांसलेट कर रहा है, समझे क्या। जैसे अगर एक पेन है, ठीक है, पेन है, इसको मैं उठाकर ऐसा यहाँ से यहाँ रख देता हूँ, देखो ट्रांसलेशन दिखाता हूँ मैं तुमको विजुअली, ये देखो, ये देखो ये है ट्रांसलेशन, ये देखो ये इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, देखे, इसको उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया मैंने, इसको उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया, क्या उसके शेप में कोई रोटेशन प्रोड्यूस किया क्या मैंने, ऐसा या फिर ऐसा, रोटेशन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता मैं अगर ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो, समझिए, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। जैसे इस आलू को देखो, अगर ये अगर मान लेते हैं इसको अगर मेरे को ट्रांसलेट अगर करवाना है, तो ट्रांसलेट कैसे करवाऊंगा मैं, इसको अगर मेरे को ट्रांसलेट करवाना है, देखो ट्रांसलेट हो रहा है, दिख रहा है क्या ऐसा। तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन अगर मेरे को बोलनी हो तो मैं कैसे बोलूंगा कि बॉडी का हर पॉइंट जो है वो समान डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है, तब तुम कहते हो कि वो ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है क्या। अच्छा, तो ये बोल बच्चन एक्चुअल में बहुत हो गए, अब इन चीजों को कैसा अपने को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ध्यान दो। सेंटर ऑफ मास वर्ड जो अभी तुम्हारे सामने आया है, उसके बारे में अभी तुम सिर्फ इतना जानते हो कि उस पॉइंट पर बॉडी को बैलेंस किया जा सकता है, ये एक फैक्ट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक फैक्ट है। एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिस पॉइंट पर अगर तुम पिवट अगर रख दो, तो बॉडी ना तो ट्रांसलेट करेगी ना तो रोटेट करेगी। रोटेशन में देखो अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं ना बॉडी के, जैसे अगर रोटेट अगर कोई कर रही है बॉडी, मान लेते हैं जैसे एक डिस्क ले लिया अपन ने, समझे क्या, एक ऐसी डिस्क ले ली, ये मान लेते हैं रोटेट कर रही है, तो क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पर अगर तुम देखो, तो जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो अलग अलग दूरी ट्रेवल करेंगे, जैसे अगर रोटेशन अगर हो रहा है, समझे, ये पॉइंट का P1 का, ये P2 का, ऐसा, ये क्या तुम देख रहे हो, P1 जो पॉइंट है वो कम दूरी ट्रैवल कर रहा है करके, और P2 पॉइंट ज्यादा दूरी ट्रैवल कर रहा है करके, समझे क्या, दोनों समान इससे निकले हैं, ठीक है क्या, समान इनिशियल लाइन से निकले हैं। ये वाली जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ये R1 अगर तुम इसको मानो और ये R2 अगर मानो, तो ये वाली दूरी जो P1 जो ट्रैवल कर रहा है वो छोटी होगी, R1 थीटा, दोनों के लिए थीटा समान है, ठीक है। तो जो दूरी ये ट्रैवल कर रहा है, P2 वाला ट्रैवल कर रहा है, वो कितनी है, R2 थीटा, समझिएगा। अब R2 R1 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये P2 जो है वो ज्यादा दूरी ट्रैवल कर रहा है, मान लेते हैं प्योर रोटेशन हो रहा है ऐसा, ये ऐसा प्योर रोटेशन हो रहा है। ऐसे डिस्क है मान लेते हैं, जैसे वो डिस्क नहीं रहती थी वो प्लेइंग डिस्क, वो जिससे म्यूजिक आता था, मान लेते हैं वैसी डिस्क चल रही है, तो उसके अलग अलग जो पॉइंट्स है, जितना तुम दूर जाते जाओगे, जैसे ये एक मान लेते तुमने एक रेडियल लाइन बनाई, तो इस रेडियल लाइन पर जो पॉइंट जितना दूर होगा सेंटर से, वो उतनी ज्यादा दूरी ट्रैवल कर रहा है।
समझे? तो अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग दूरी ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं होता है, ट्रांसलेशन में हर पॉइंट समान दूरी ट्रेवल करता है। तो मेरा ये बोलना है कि एक पॉइंट ऐसा है जिस पर अगर तुम पिवट अगर रख दो, सपोर्ट अगर रख दो, तो वो पूरी बॉडी, उसका ना तो ट्रांसलेशन होगा ना तो रोटेशन होगा, वो संभल जाएगी वो बॉडी। अच्छा, है ना? ट्रांसलेशन नहीं होगा, समझे क्या? ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता अगर सेंटर ऑफ मास पर अगर तुमने पिवट को अगर रख दिया है, ठीक है क्या, तो उस बॉडी का सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो सकता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो सकता है। खैर उस पर हम लोग एक्चुअल में रोटेशन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ों पर एक्चुअल में मैं तभी खुलकर बातचीत कर सकता हूँ जब कैसा मैं उसे मैथमेटिकल एग्जांपल्स के जरिए ले लेकर समझाऊं अच्छे से, ठीक है क्या? तो अभी के लिए तुम उसको ऐसा समझ के रखो कि वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जो बॉडी है वो बैलेंस हो जाती है, ठीक है क्या? बैलेंस हो जाएगी मतलब उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। अच्छा, मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है तो ये ठीक इसी प्रकार है, ठीक ऐसा ही है बोलना उसको कि भाई सारा का सारा वेट एक्चुअल में उसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा था, और वहां पर क्योंकि तुमने पिवट रख दिया तो क्या हो गया, वहां पर पिवट रखने की वजह से क्या हो गया, वहां पर पिवट रखने की वजह से क्या हो गया, यहाँ देखो एक्चुअल में तुमको थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है वो। जैसे अगर मान लेते हैं ये ऐसा एक्सटेंडेड बॉडी रहती, ठीक है क्या, वरना उससे कैसा इंसान में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर मान लेते हैं तुमने सेंटर ऑफ मास को नहीं रखा है, सेंटर ऑफ मास पे नहीं रखा है, सेंटर ऑफ मास उसका ये है सी, ठीक है ऐसा, तो होगा क्या, वो सारे के सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम आ रहा है, ठीक है क्या, उससे अगर तुम बैलेंस भी अगर कर देते हो, ये रिएक्शन फोर्स मान लेते हैं, सारे के सारे जो नीचे के डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस बन रही थी वो सबके इक्वलेंट अपन ने अगर आर अगर बना भी दिया, आर अगर अपन ने बना भी दिया, तो भी क्या होगा, तुम ऐसा पाओगे कि ये बॉडी कैसा रोटेट मार रही है, समझे क्या, ये बॉडी रोटेट मार रही है। अब रोटेट क्यों मारती रहती है, रोटेट मारने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो वेट है वो इससे कुछ दूरी पर है जिसकी वजह से वेट का एक मोमेंट बन रहा है, समझे क्या, वेट का एक मोमेंट बन रहा है। ये मोमेंट तब नहीं बनेगा अगर तुम इसी सेंटर पर अगर मान लेते पिवट को अगर रख देते हो, तो फिर वो मोमेंट नहीं बनेगा, तब फिर मोमेंट भी नहीं होगा और तब फिर ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, समझ गए क्या? कुछ भी नहीं होगा फिर, समझ गए? तो वो ऐसा खास जो पॉइंट रहता है जिस पर वो बॉडी बैलेंस हो जाती है पूरा, फिर उसका ना तो रोटेशन होता है ना तो ट्रांसलेशन होता है, जो खासम खास पॉइंट रहता है तुम्हारा, ठीक है क्या? उस पॉइंट को तुम कहते हो सेंटर ऑफ मास। वो कुछ ऐसा है, वो ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है, समझे? उस पॉइंट पर अगर तुमने सपोर्ट को अगर रख दिया, ठीक है, उस पॉइंट पर अगर तुमने सपोर्ट को अगर रख दिया तो क्या होगा, वो बॉडी बैलेंस हो रही है, ना तो रोटेशन ना तो ट्रांसलेशन ऐसा। तो अभी के लिए सेंटर ऑफ मास को बस इतना समझ के रखो, क्लियर है क्या? जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि यार सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का क्या होता है, तो तुम उसमें ये बोल सकते हो यार एक काम कर, तू एक बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी उठा, तो उस पर देख बहुत सारे इन्फिनेटली देयर आर मेनी पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग दैट बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी, सब पे एम जी एम जी एम जी एम जी लग रहा होगा। तू क्या कर, स्विच ऑफ कर दे सारे एम जी जितने भी लग रहे हैं, सारे एम जी स्विच ऑफ कर दे, उस सब का एक वेक्टर सम बना और उसको कहाँ पर ऑन कर दे, उसको कहाँ पर, उस वेक्टर सम को कहाँ पर लगा दे, सेंटर ऑफ मास पर लगा दे, ऐसा ये तुम उसको बोलोगे सेंटर ऑफ मास का। उसकी पोजीशन क्या कैसे आई और वही पोजीशन पे क्यों आएगी, किसी और पोजीशन पे लगाएंगे तो क्या असर पड़ेगा, नहीं नहीं मैं तो जब रिजल्टेंट फोर्स ले रहा हूँ तो मैं किसी भी पॉइंट पर लगा दूंगा उसको, ठीक है? तो किसी भी दूसरे पॉइंट पर इसलिए तुम नहीं लगा सकते बिकॉज किसी और दूसरे पॉइंट पर अगर लगाओगे ना, तो जो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर बैठा हुआ है वो फिर दूसरा मोशन फिर उस बॉडी का ऑब्जर्व करेगा, समझे क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुमसे, जैसे अगर एक मान लेते एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर जो कि एक गिरती हुई बॉडी को देख रहा है, मान लेते एक बॉडी है जो नीचे की तरफ गिर रही है। अच्छा, गिर किस वजह से रही है, अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ओन वेट। तो हो क्या रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग एमजी ऐड कर रहा है, अलग अलग ऐसा एमजी ऐड कर रहा है। तो मेरा बस ये बोलना है तुम्हें कि ये सारे mg को उड़ाकर अगर तुमने मान लेते हैं एक पॉइंट पर अगर w अगर लगा दिया, तो भी इस बॉडी के मोशन में कोई अंतर नहीं आएगा। ये जादू है, और इस जादू के पीछे जो मैथमेटिक्स है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये जादू है, जादू से कम नहीं है। अबे सारी फोर्सेस ऑफ कर दी और उसके बजाय वैसे एक फोर्स लगा रहा है, और सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है। कैसे पॉइंट पर, वो जादुई पॉइंट कौन सा पॉइंट है,
तो वो जादुई पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास, उस पॉइंट को जादू वाला पॉइंट कहते हैं ऐसा। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स, वो दूसरा इंसान क्या बोल रहा है, बहुत बड़ा बकलोल है वो, ठीक है क्या, वो क्या बोल रहा है, जैसे ये बोल रहा है बी जो है अविश्वासी इंसान, इस पे स्टार मार्क लगा देते हैं, बी जो है वो अविश्वासी इंसान, वो क्या बोल रहा है, अबे देख रिजल्टेंट फोर्स ही लेते हैं लेकिन किसी और पॉइंट पर लगा देते हैं, चल इस पॉइंट पर लगा देते हैं यार, तू रिजल्टेंट फोर्स ही तो ले रहा है, जितनी फोर्स देख पहले लग रही थी नेट रिजल्टेंट अभी भी उतनी लग रही है, किसी और पॉइंट पर लगा देते हुए, तो फिर कैसा दिखने लगेगा देखना, दोनों को, दोनों ग्राउंड पर है ना, दोनों को एक्चुअल में ये बॉडी फिर रोटेट करती हुई दिखाई देगी, फिर वो घूमने लगेगी इधर उधर, समझ गए, अगर तुमने रिजल्टेंट फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं और लगा दी तो वो बॉडी फिर उसको कैसे घूमती हुई दिखाई देगी फिर, तो चेंज हो गया ना अभी, मोशन उसका फिर चेंज हो गया। मोशन एक्चुअल में रिलेटिव चीज है, इसीलिए मैंने पहले फ्रेम अपना फिक्स किया, मैंने ऑब्जर्वर फिक्स किया है पहले। तो अगर तुम सेंटर ऑफ मास पर अगर उतनी फोर्स अगर लगाओगे ना, एक फुटी कौड़ी का चेंज नहीं आएगा, जैसा वो बॉडी पहले गिर रही थी वैसी बाद में भी गिरती रहेगी, समझ गए, एक्सटेंडेड बॉडी है तो, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तब तो उसका सेंटर ऑफ मास वही पॉइंट ही रहेगा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो तो उसमें तो फिर सेंटर ऑफ मास की बात ही नहीं आती। लेकिन अगर कभी एक्सटेंडेड बॉडी आई तुम्हारे सामने, तो उसमें तुम जो W है ना, वो W कहाँ पर लगाओगे, उसके सेंटर ऑफ मास पर लगाओगे, बिकॉज बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे वो पूरा का पूरा W एक इमेजिनरी पॉइंट पर एक्ट करता है, उस इमेजिनरी पॉइंट को तुम कहते हो सेंटर ऑफ मास, ठीक है क्या, क्योंकि अगर सारी फोर्सेस को अगर मैं ऑफ भी कर दूं और उसके बजाय अगर इस एक पॉइंट पर, एक स्पेशल पॉइंट पर अगर मैं वो W ऑन कर देता हूं, तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि वो जो सारा जो उसका बॉडी का वेट है, हर छोटे 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 कलपुर्जे का जो उसका वेट है, वो पूरा का पूरा कहां पर एक्ट करता है, एक ऐसे इमेजिनरी पॉइंट पर जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं ऐसा, ठीक है क्या, तो किसी भी बॉडी का जो वेट है पूरा W, उसको तुम सेंटर ऑफ मास पर लगा सकते हो। अगर बॉडी का शेप इरेगुलर है तो उसमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, अगर थोड़ा भी रेगुलर है तो कैलकुलेशंस के जरिए जो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन है अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है क्या, तो उसमें तुम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो वाया सिंपल मैनिपुलेशन कैलकुलेशंस, ठीक है क्या, बिना किसी दिक्कत के। बट अगर नहीं है तो फिर कंप्यूटर की मदद लगेगी, लेकिन वो एक ऐसा खास पॉइंट होगा, मैजिकल पॉइंट, जिस पॉइंट पर अगर तुम W अगर ऑन कर दोगे तो बॉडी के मोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर ही नहीं पड़ेगा, समझ गए ऐसा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि सेंटर ऑफ मास कैसे बताएगा किसी जगह का, किसी बॉडी का क्या होता है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोई पूछेगा तो क्या बताना, वो एक मैजिकल पॉइंट है। कैसा मैजिकल पॉइंट है कि तू यार सारे जितने भी mg लग रहे हैं ना उस बॉडी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर, सारे जितने भी mg लग रहे हैं उस सबको ऑफ कर दे और उस सबका इक्वलेंट ले और उसको किस पॉइंट पर लगा दे, सेंटर ऑफ मास पर लगा दे। तो वो बोलेगा ऐसा करने से क्या हुआ, तो वो बोलेगा देख मैं सारी फोर्सेस के एक तो झमेले से बच गया, अब मैं नेट फोर्स के साथ काम कर रहा हूँ। एक फोर्स के साथ काम करना आसान है कि इन्फिनिटली मैनी फोर्सेस के साथ काम करना आसान है, ऑब्वियस है, कोई भी बोलेगा एक फोर्स के साथ काम करना ज्यादा आसान है, तो एक फोर्स के साथ अब मैं काम कर रहा हूँ, इससे कैलकुलेशन तुम्हारी 1000 गुना कम हो गई, समझे, पहले हर फोर्स के साथ तुमको काम करना पड़ता, अब जो कैलकुलेशन है तुम्हारी, अब वो कैलकुलेशन 1000 गुना आसान हो गई, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स के साथ काम करूंगा। फिर वो बोलेगा कि यार किसको किसी भी पॉइंट पे लगा दूं क्या, तो बोले नहीं 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 नहीं, तुमको उसको कहाँ पर लगाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास जहां उस बॉडी का है वहां पर उस नेट फोर्स को लगाना पड़ेगा। तो जो खासम खास पॉइंट की जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, एक ऐसा स्पेशल पॉइंट जहां पर तुम वो सारी फोर्सेस को ऑफ करके एक सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स लगा सकते हो, ऐसे स्पेशल पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वर्ड से ही क्लियर है कि सारे मासेस का जो वो इक्विवेलेंट पॉइंट है, कि वो सारे मासेस का, इससे इससे अच्छा देखो इसका जो सिंप्लीफिकेशन हो, देखो मैं तुमको क्या बता सकता हूँ, उस पूरी एक्सटेंडेड बॉडी को अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन की अगर मैं इक्वेशंस अगर लिख रहा हूँ, जो कि अभी रोटेशन तो अपन अभी पढ़ नहीं रहे, ट्रांसलेशन के केस में ये कितना अच्छा सिनेरियो है, तुम ये देखो, एक एक्सटेंडेड बॉडी है, बहुत बड़ी सी भीम का है, उसका पूरा वेट एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है ऐसा, W, समझिए क्या, तो इसको तुम क्या अज्यूम कर सकते हो, एक मास कैपिटल M की एक बॉडी पॉइंट मास की तरह अज्यूम कर सकते हो, और उसका पूरा वेट कैसा हो गया, उस पर W बना दिया तुमने, समझिए क्या, तो एक पूरी बॉडी को तुम ऐसा मान सकते हो कि उसका पूरा मास एक पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड है, समझे, ऐसा अज्यूम कर सकते हो ना बोलचाल की भाषा के लिए, इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। वो पूरी बॉडी का जो मास है वो तुम ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि उस एक पॉइंट पर लोकेटेड है, समझेगा, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी बॉडी का जो अलग अलग पॉइंट्स पर जो मासेस है वो सारा का सारा जादू से उस एक पॉइंट पर आ गया। एक्चुअल में होता क्या है, एक ऐसी खास लोकेशन होती है जिस खास लोकेशन पर तुम उस बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी नेट फोर्सेस अगर लगा दोगे वहां पर, तो
उस बॉडी के मोशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। समझ रहे हो क्या? ऐसा एक खास पॉइंट एग्जिस्ट करता है, उसी पर एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन वगैरह पर हम लोग बाद में बहुत अच्छे से विचार विमर्श करेंगे, अच्छे से। ठीक है क्या? बट एक्सटेंडेड बॉडी अगर है तो उसका जो वेट एक्ट करता है उसको तुम उस मैजिकल पॉइंट पर, है ना, अज्यूम कर सकते हो, और वो मैजिकल पॉइंट एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास रहता है। तो सेंटर ऑफ मास कभी भी अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि उस बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, यानी एम जी जितनी भी फोर्सेस लग रही है, वो सबका इक्वलेंट मैं अगर लेता हूँ और उस पॉइंट पर अगर लगा देता हूँ तो बॉडी के मोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब अगर बॉडी अगर पहले रोटेट कर रही थी तो बाद में वैसी उसी तरह से रोटेट करती रहेगी। अगर बॉडी ट्रांसलेट कर रही थी तो बॉडी ठीक उसी प्रकार से ट्रांसलेट करती रहेगी। एकदम इक्वलेंट इफेक्ट, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा मान लेते हैं बॉडी को, तो ऐसा कि भाई सारे पॉइंट्स पर जो एम जी जितना भी लग रहा था, ठीक है क्या, जो एम जी जितना भी लग रहा था, उसके बजाय एक फोर्स अपन ने लगा दी एक खास पॉइंट पर, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस सेंस में नहीं पड़ा? बॉडी के मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बॉडी की जो स्टेट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ग्राउंड पर बैठा ऑब्जर्वर अगर देख रहा है तो उसको कोई फर्क ही नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो मेरे को बताओ कि ये चीज अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसका मतलब कैसा है, दोनों इक्विवेलेंट सिचुएशन है। जैसे मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं ये है तुम्हारे पास 2 ओम का रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर है, ऐसा एक सेल है मान लेते हैं 100 वोल्ट की, ऐसा। तो मेरे को एक बात बता दो, ये मैं एक 5 ओम का एक रजिस्टर यूज करता हूँ, आइडियल सिचुएशन है, एकदम आइडियल, ठीक है, ऐसा। ये 100 वोल्ट की एक बैटरी है, कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। किस पर फर्क नहीं पड़ा, किस सेंस में फर्क नहीं पड़ा? बाहर से एक इंसान अगर एमीटर लेकर अगर बैठा होगा ऐसा, यहाँ पर भी एमीटर चिपका के अगर बैठा होगा, दोनों से एमीटर से वो कभी जांच ही नहीं पाएगा कि ये वाली सिचुएशन है या ये वाली सिचुएशन है, वो जांच ही नहीं पाएगा। समझेगा? अगर एक ब्लैक बॉक्स के अंदर इसको अगर रख दिया जाए इस अरेंजमेंट को और उसको बोला जाए अंदर क्या है, तो वो कभी पता ही नहीं कर पाएगा कि 1 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम का रजिस्टर दोनों सीरीज में लगे हैं, कि 10 ओम वाले सीरीज में पैरेलल में लगे हैं, कि एक ही 5 ओम का रजिस्टर लगा है, वो कभी पता नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से एक मैजिकल पॉइंट कैसा एग्जिस्ट करता है, जिस पॉइंट पर तुम नेट इफेक्टिव फोर्स लगा सकते हो, उससे बॉडी के मोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात हो सकता है गले उतरने में थोड़ा वक्त ले, एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त ले, ठीक है क्या, बट जितना जल्दी इस बात से एडजस्टमेंट कर लो उतना अच्छा है। समझ गए? एक ऐसा खास पॉइंट एग्जिस्ट करता है उस बॉडी पर, जिस पर अगर तुम सारी नेट फोर्स अगर लगा दोगे तो उस बॉडी के मोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करके अपन दिखाएंगे। उस मैजिकल पॉइंट की लोकेशन भी हम लोग ज्योमेट्रिकली निकालेंगे, मतलब मैथमेटिकली निकालेंगे, एल्जेब्रिकली निकालेंगे। ठीक है क्या? बॉडी के दो ही तरह के मोशन हो सकते हैं, तीसरा तरह का भी एक मोशन हो सकता है। दो तरह के मोशन कौन से हो सकते हैं? तो ट्रांसलेशन होगा, तो रोटेशन होगा। प्योर ट्रांसलेशन है तो प्योर रोटेशन। या फिर तीसरे तरह का मोशन कैसा होगा? बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। मतलब कैसा है, बॉडी ऐसा रोटेट भी कर रही है और आगे ट्रांसलेट भी कर रही है, मतलब आगे भी जा रही है ऐसा जिग 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 करते हुए, है ना, ऐसा घूमते हुए आगे भी जा रही है, ऐसा आगे भी जा रही है, बॉडी मूव भी कर रही है ये ऐसा, है ना, और रोटेशन भी चल रहा है, इसका रोटेशन भी साइमल्टेनियसली चालू है, मतलब ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों चालू है इसका। ठीक है क्या? यही 3 तरह के मोशन हो सकते हैं। ठीक है क्या? तो अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि बॉडी के मोशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो तुम समझ जाना कि बॉडी अगर ट्रांसलेट कर रही तो ट्रांसलेट करती रहेगी, रोटेट कर रही तो रोटेट करती रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले कर रही थी, है ना। और अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अगर दोनों है तो वो वैसे ही उसका मोशन वैसे ही कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, तो वेट जो है वो सारा का सारा उसके सेंटर ऑफ मास पर अगर कोई लगाता है किसी फोर्स डायग्राम में, तो बिल्कुल कुछ गलत नहीं कर रहा है। ये बात ध्यान में रखना। एक्सटेंडेड बॉडी का जो वेट है वो कहाँ पर एक्ट करता है? उसके सेंटर ऑफ मास पर। स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसका सेंटर पर होता है। ठीक है क्या? ये ध्यान में रखना। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम हो जाता है तुम्हारे पास। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एन ए और एन बी दोनों के दोनों सेंटर से गुजरेंगे स्फीयर के। ठीक, अच्छा। अब अगर कोई 12th वाला इस वीडियो को अगर देख रहा है तो उसमें मैं नीचे एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन में वैसे डाल दूंगा कि इस मिनट से इस मिनट तक ऐसा बोल बच्चन है। ठीक है क्या? उसका फ्री बॉडी डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर थोड़ी बातचीत हो गई थी, और उसमें मैं एक्चुअली सेंटर ऑफ मास पर तुरंत कैसा इक्वेशंस लिखना चाह रहा था, लेकिन फिर वो कैसा होता है कि फिर टॉपिक ही अलग हो जाता था, वो अलग ही चीज अलग ही डायरेक्शन में हम लोग जाने लगते, वो मैं करना नहीं चाहता था। ठीक है क्या? तो इसीलिए मैंने सेंस वाइज बस तुम्हारे अंदर कैसा सेंटर ऑफ मास की डाटा को फीड करने की कोशिश की है एक लाइन में। कैसे बताओगे किसी सेंटर ऑफ मास को अगर किसी को बताना हो तो? अलग अलग जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सब पर mg लग रहा है। मैं नहीं चाहता अलग अलग फोर्सेस के साथ काम करना। मैंने सारे mg जितने भी लग रहे थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर, सबका नेट इक्विवेलेंट निकाला। नेट इक्विवेलेंट फोर्स तो निकाल लिया, अब लगाऊंगा कहां पर इसको? इस वेक्टर को चिपकाऊंगा कहां पर? तो कहां पर चिपकाऊंगा? एक मैजिकल पॉइंट पर चिपकाऊंगा, उस मैजिकल पॉइंट को बोलता हूँ सेंटर ऑफ मास।
ऐसा मेरे चिपकाने की वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सारा का सारा जो वेट है, वो सारा का सारा, जो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सारा का सारा जो मास है एक तरह से कंसंट्रेटेड है उसी सेंटर ऑफ मास पर। इसीलिए उसका सेंटर ऑफ मास कहा जाता है उस पॉइंट को। ठीक है, वो ऐसा मैजिकल पॉइंट है कि सारा वेट अगर तुम उस अगर पॉइंट पर अगर लगा दो तो बॉडी के मोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, समझे, इसीलिए उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है क्या? खैर, तो सारी फोर्सेस का नेट इक्वलेंट मैं एक पॉइंट पर लगा सकता हूँ, उस खास पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। किसी और पॉइंट पर नहीं लगा सकता, किसी और पॉइंट पर अगर लगाऊंगा तो बॉडी का मोशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक खास पॉइंट पर लेकिन लगा सकता हूँ। ये बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, अबे यार सारी फोर्सेस जो काम कर रही थी वो ये फोर्स एक कर रही है और बॉडी के मोशन पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा। हाँ एकदम ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं ना एक इंसान, अभी यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, बॉडी जैसे पहले गिर रही थी अभी अभी भी गिर रही है। ये तो पहले असंख्य फोर्सेस लग रही थी क्योंकि बॉडी में तो असंख्य पार्टिकल है, असंख्य पार्टिकल पर असंख्य एमजी फोर्सेस लग रही हैं। सबका एक नेट इक्विवेलेंट निकाल के साले ने एक पॉइंट पर लगा दिया, बॉडी का मोशन भी चेंज नहीं हुआ, जैसे बॉडी को कुछ पता ही नहीं चला, बॉडी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, उस पॉइंट को तुम सेंटर ऑफ मास कहते हो, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखोगे। अच्छा खैर, तो अभी तो सिंपल अपने को सादा है ना। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास पर अपन ने कैसा एक डब्लू बना दिया है जिस बात में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है क्या, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सेंटर ऑफ मास पर अगर तुम डब्लू अगर बना के ड्रॉ अगर कर देते हो तो तुमको अलग 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 जितने भी एमजी हैं वो सारे बनाने की जरूरत नहीं है, बॉडी के मोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है क्या, है ना। तो मैकेनिक्स की पढ़ाई में कोई असर नहीं पड़ेगा तुम्हारे। ठीक है क्या? ठीक है, बात ये ध्यान में रखोगे। अच्छा, तो अब से हम लोग क्या किया करेंगे, जो भी डब्लू है उसको हमेशा सेंटर ऑफ मास पर टेप देंगे, चिपका देंगे। उससे जब हम लोग न्यूटन्स लॉज लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वो एकदम मस्त अपना वैलिड रहेगा, बढ़िया रहेगा, मस्त। ठीक है, बराबर, कोई उस पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे तुम्हारे साथ केसेस उठा सकता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स बनाने पर बहुत सारे केसेस हम लोग कैसा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास इस तरह का कोई सीन है, मान लेते हैं एक इंक्लाइन है। ठीक है, ये थीटा हो गया, इस पर ये ब्लॉक रखा ऐसा। तो अपन अभी तक ये कैसे बनाते आए हैं, अगर ब्लॉक का अगर अपने को एफबीडी अगर बनाना हो, ठीक है, कैसे बना लोगे, नॉर्मल रिएक्शन मेरे को बनाना है, बस ये ऐसा बना लूंगा। और mg कैसे बना लूंगा, ये नीचे हो गया मेरा। नॉर्मल रिएक्शन मैंने ऐसे ही क्यों बनाई, क्योंकि ये तो मेरा अभी कोई लफड़े वाला पॉइंट ही नहीं है। कॉमन टेंजेंट मेरा दोनों को नॉर्मल आ रहा है, ब्लॉक को भी नॉर्मल आ रहा है मस्त बढ़िया, और जो मेरा इंक्लाइन है उसको भी नॉर्मल आ रहा है, दोनों को नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थीटा, समझिए, ये हो गया मेरा थीटा, ये वाला जो एंगल हो जाता है ये हो जाता है मेरा थीटा ऐसा। और इंक्लाइन का अगर तुम एफबीडी अगर बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, देखो, इंक्लाइन की जब तुम एफबीडी बनाओगे तो वो ऐसी बन जाएगी। ठीक, उस पर ये लगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है क्या, ऐसा क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग एक्चुअल में जो ये ब्लॉक कंसीडर कर भी रहे हैं, ठीक है क्या, वो अभी तुम ऐसा समझो कि पॉइंट मास ही है, वो कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट मास है मस्त बढ़िया सा। ठीक है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं वो। ठीक है, अच्छा, उसमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ये वाला कौन सा कंपोनेंट बनता है तुम्हारा mg cos थीटा, ये वाला कौन सा कंपोनेंट बनता है तुम्हारा mg sin थीटा। अलोंग द इंक्लाइन हमेशा क्या बनता है, sin थीटा वाला कंपोनेंट, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के मैं काफी एग्जांपल्स और ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास ये सिनेरियो है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, एक दीवार है और उस पर कैसा, ये एक रॉड ऐसी रखी हुई है, ये ऐसा मस्त रॉड ऐसे पड़ी हुई है ऐसा। ठीक है, अगर तुमसे ऐसा कहा जाता है ये स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ है, ये मान लेते हैं रफ है, ऐसा तुमसे कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा। ठीक है बात, अभी तुमको एफबीडी बनानी है, कैसे बनाओगे, तो ये यहाँ पर उठाओ ये रॉड ऐसा। ठीक है, ये रॉड उठाओ। ठीक है, अब मासिव रॉड है तो पहले तो उसके सेंटर ऑफ मास पर डब्लू लगाओगे, हमेशा सेंटर ऑफ मास पर ही डब्लू लगाना, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, अच्छा, अभी फोर्सेस को मैं एक्चुअल में ये ग्रीन पेन से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ये डब्लू हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन, ग्राउंड के नॉर्मल लगाऊंगा मैं। ठीक है हाँ? ये हो गया मेरा, ये ए पॉइंट है, ये मान लेते बी पॉइंट है, ए पॉइंट पर मैं एन ए, बी पॉइंट पर मैं लगाऊंगा एन बी ऐसा।
समझे? अच्छा, क्योंकि मेरे को कहा गया है कि सरफेस रफ है, मैं एक फ्रिक्शन फोर्स भी बना देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैं ऐसा कर लिया रहता ना, ऐसा भी लिया रहता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस फ्रिक्शन फोर्स तुम्हें वहां पर बनानी है। अगर ऐसा भी अगर तुम लोगे तो जब सॉल्व करोगे ना इक्वेशंस वगैरह के साथ, तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगी वो। ठीक है क्या? तो वो आ जाता है अपने आप, सॉल्व तो हो जाता है वो। ठीक है क्या? ये तुम्हारे पास फोर्सेस बनेंगे। समझ गए ऐसा? क्लियर है? एफबीडी ऑफ रॉड इस प्रकार बनेगा तुम्हारे पास। ठीक है, और एफबीडी बना बनाकर मैं तुम्हें और बहुत सारे केसेस में बना बनाकर दिखाता हूँ अच्छे से। ठीक है क्या? जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये चीज है। ठीक है, लेट्स से एक मान लेते हैं तुम्हारे पास ये एक सपोर्ट है, हिंज है। समझ गए? ये एक हिंज है। हिंज मतलब समझ गए? जैसे किवाड़ वगैरह के जो कोने में लगा रहता है, जिसको फाट क्या बोलते हैं, इसको चौखट क्या बोलते हैं उसको, समझ गए ना, जो उसका पल्ला रहता है। ठीक है, ऐसा हिंज है। हिंज पर मतलब तुम समझ लो नट्स बोल्ट्स वगैरह लगे हुए हैं कुछ ऐसा, और उस हिंज से एक रॉड है ऐसी। ठीक है, ये एक रॉड है, और उसका जो कोना है वो ऐसा स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ऐसा। ठीक है, ऐसा। अभी तुमको इसका एफबीडी बनाना है। ये वॉल है, दिस इज द वॉल, ये वॉल है अपनी। ठीक है, ऐसा ये हिंज है, ऐसा ऐसा कुछ है, ये मामला है। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले उस रॉड का वेट बना लो, सबसे आसान चीज। तो वेट तुम कहां पर बनाओगे? अगर ये एल है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर उसका वेट बनाओगे हमेशा, ये बात ध्यान में रखना। उसके सेंटर ऑफ मास पर ही डब्ल्यू बनाओगे ऐसा। ये कितना हो गया? L/2। ठीक है, ऐसा ये सीन हो जाता है। अच्छा, इसके बाद और क्या बनाओगे? टेंशन एक्ट्स ऑलवेज, है ना, टेंशन एक्ट करेगी। टेंशन एक्ट्स ऑलवेज along द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, along द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी ऐसा, ये हो गया टी। समझ गए? ये टेंशन हो गई। अच्छा, अब हिंज पर आते हैं। हिंज पर मेरे को फोर्सेस पता नहीं है कि कैसी लगेंगी, तो मैं उसके दो कंपोनेंट्स मान लेता हूँ। ये हिंज पर मैं एक फोर्स ऐसी मान लेता हूँ, रिएक्शन फोर्स एक आर वाई मान लेता हूँ, और एक आर एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा। मेरे को क्योंकि पता नहीं है हिंज पर कैसी फोर्सेस लग रही हैं, तो मैं दो कंपोनेंट्स मान लेता हूँ। समझे? क्लियर है? दो कंपोनेंट्स मान लेता हूँ मैं फोर्सेस के। ठीक है, हो सकता है सॉल्व करूंगा अपने आप आर एक्स और आर वाई जो भी आना होगा आ जाएगा। हो सकता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो ही नहीं, हो सकता है आर एक्स जीरो आ जाए, जो भी आना होगा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हिंज वगैरह जैसी कोई सिचुएशन अगर आती है जहां पर अपने को पता नहीं कि फोर्सेस कैसी और क्या एक्ट कर रही हैं करके, तो उसमें तुम क्या मान लेना? अलोंग द रॉड नॉर्मल टू द रॉड। ठीक है, उस पॉइंट पर तुम क्या मान लेना? अलोंग द रॉड नॉर्मल टू द रॉड ऐसा, ये अज्यूम कर लेना। ठीक है क्या? ऐसा उसमें कभी भी गलत नहीं रहोगे, क्योंकि अपने जो केसेस हैं वो तो अपने सारे अज्यूम कर ही लिए हैं। ठीक है क्या? केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? अलोंग द रॉड एक फोर्स हो सकती है कंपोनेंट, और एक परपेंडिकुलर टू रॉड होगा। इसके अलावा और कितना होगा कंपोनेंट? और तो कुछ हो नहीं सकता। इसमें तो तुमने दोनों चीजें कंसिडर कर ली ना, तो ये उसका एफबीडी हो जाएगा। समझ गए? और बहुत सारे केसेस में ले सकता हूँ एफबीडी बनाने के। ठीक है, तेजी से देखते जाओ क्विकली। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास एक, लेट्स से ग्राउंड पर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक स्फीयर ऐसा पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और इसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, दिस इज अ प्लैंक। ठीक है, दिस इज अ स्फीयर। वो ऐसा ग्राउंड पर तुम्हारे पास रखा हुआ है, मस्त मजे से पड़ा हुआ है। अब दोनों का तुमको एफबीडी बनाना है। समझे? ये ऐसा। तुम पहले सिचुएशन को 2 मिनट एनालाइज कर लो कि क्या है, मामला कैसा है। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं रफ प्लैंक कर लेते हैं। ठीक है, जो प्लैंक है वो रफ है। ये ऐसा रफ प्लैंक है तुम्हारे पास बना हुआ। ठीक है, और है ना, रफ प्लैंक है मतलब सरफेस रफ है, सरफेस रफ है, ये बात ध्यान में रखना। ये रफ है, रफ सरफेस है। ठीक है, लिख देता हूँ यार। ठीक है, रफ सरफेस है। ठीक है बात। और इस पॉइंट को भी रफ ले लेते हैं, चलो ये भी रफ है, मानते भी रफ है। एक बार स्मूथ के लिए, एक बार रफ के लिए, दोनों के लिए अपन बना लेंगे। ठीक है, ड्रॉ एफबीडी फॉर बोथ स्फीयर, है ना, ड्रॉ एफबीडी। हर सवाल में अभी एफबीडी बनानी है ऑफ स्फीयर एंड प्लैंक। ठीक है, ऑफ स्फीयर एंड प्लैंक। ठीक है, फॉर बोथ मतलब दोनों ही केसेस के लिए, अगर एक बार जो कांटेक्ट है एक बार रफ है एक बार स्मूथ है। ठीक है, ऐसा। तो एक बार रफ है एक बार स्मूथ है, ऐसा। पार्ट ए में रफ है, पार्ट ए में चलो स्मूथ वाला कर लेते हैं अपन।
पार्ट बी में अपन रफ वाला कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ये मामला है, ठीक है, ये मामला है अपने पास। तो 1 मिनट पहले अच्छे से देख लो चीज़ों को, उसके बाद में बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। ऐसा मामला है अपने पास कुछ सेट। तो कैसे और क्या बनाएंगे अपन, अब बनाना शुरू करते हैं क्विकली, ठीक है। तो जितनी भी फोर्सेस प्लैंक पर लग रही है और जितनी भी फोर्सेस सिलेंडर पर लग रही है, ग्राउंड का अपने को कोई मतलब नहीं है ना। अपने को किस किस का बनाना है, स्फीयर का और प्लैंक का एफबीडी बनाना है। तो एफबीडी बनाने का मतलब होता है कि सारी जितनी भी फोर्सेस लग रही है तुम्हारे पास प्लैंक पर और स्फीयर पर, दोनों बना डालो। तो देखो सबसे पहले जो सबसे आसान फोर्सेस है उसको बना डालो। जो अपना स्फीयर है उसका जो डब्लू होगा वो सबसे पहले नीचे आ गया, W1 बोल देता हूँ उसको मैं, ठीक है। सबसे पहले उसका W1। अच्छा, अभी मेरे को सरफेस तो रफ दे रखी है, ये बात तो पक्की है, ठीक है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन बनाने की बारी आएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन के टाइम पर इसको पॉइंट्स की मार्किंग कर देते हैं, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ऐसा। नॉर्मल रिएक्शन जब बनाने की बारी आएगी तुम्हारे पास, तब कैसे बनाओगे देखो उसको क्विकली। ये सारी फोर्सेस को अपन कैसे ग्रीन से बनाते हैं, चलो ठीक है। अच्छा नहीं ठीक है, चलो येलो से ही बनाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। तो फिर व्हाइट से बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है ऐसा। अब नॉर्मल रिएक्शन बनाने की जब बारी आएगी तब कैसे करोगे। अब साला नॉर्मल रिएक्शन बनाते टाइम पे ये मेरा अड़ेगा, इसको मैं छोटा बना लेता हूँ, ऐसा डब्लू कर लेते हैं इसको। और इस पॉइंट पर तुम अब नॉर्मल रिएक्शन बनाओ, समझे गए, यही ए पॉइंट है। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनाओगे, ये हो गया N1, समझ गए ऐसा। अब क्योंकि ये सरफेस रफ दी हुई है, मेरे को एक पैरेलल कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा, F1 बना लेता हूँ ऐसा, ठीक है क्या। ये हो गया जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर मैंने बना लिया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बना लिया। और जो दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है देखो बी, इस पर मैं कैसे बनाऊंगा, ये सेंटर को इससे ज्वाइन करो, ये ऐसा, समझे, ये हो गया N2 ऐसा, समझे, ये हो गया N2, N2 बिकॉज ऑफ प्लैंक, समझ गए। अभी तो स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट मेरे को बनाने की नीड नहीं है, समझ गए ऐसा। ये फोर्सेस हो जाएंगी मेरे पास स्फीयर पर। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, किसी किस्म की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर मैंने नॉर्मल बना लिया, फ्रिक्शन बना लिया और डब्ल्यू भी बना लिया, बस हो गया, बस बात खत्म, हो गया मेरा पूरा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। अच्छा, अब आते हैं प्लैंक पर। तो प्लैंक देखो कैसा है, ये तुम्हारा प्लैंक है। तो प्लैंक पर जो ये वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी पॉइंट, ठीक है। तो जो बी वाला पॉइंट है सबसे पहले तो उस पर मैं नॉर्मल रिएक्शन ऐसी बना देता हूँ N2, क्योंकि ये प्लैंक ने स्फीयर पर लगाई और ये तुम्हारा स्फीयर ने प्लैंक पर लगाई, ठीक है क्या। अच्छा, और जो उसका ये हो गया W1, इसका जो W2 होगा, ठीक है क्या, वो इसके सेंटर पर लगेगा, ये बात ध्यान में रखना। सेंटर पर यानी ये जितनी लेंथ है उतनी ये लेंथ भी रहेगी, ऐसा, ठीक है, उसके सेंटर पर लगेगा। अभी देखो सरफेस रफ है, तो रफ सरफेस है। अच्छा, अब यहाँ पर मजा आएगी, यहाँ पर अपना नियम क्या डिसाइडेड है, अपन नॉर्मल रिएक्शन कैसी बनाते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉट नॉर्मल टू द रॉड, हम लोग बनाते हैं। अगर नॉर्मल टू द रॉड अगर कोई इंसान लेता है तो वो वैसा भी ले सकता है, उससे सारी फोर्सेस वगैरह तुम्हारे पास वैसी ही आ जाएगी बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग लेकिन कैसा लेते हैं, ये लेते हैं सरफेस के नॉर्मल, इसको बोल देते हैं N3। अब क्योंकि सरफेस रफ है, ठीक है, क्योंकि सरफेस रफ है, एक कंपोनेंट में फ्रिक्शन का भी उठा लेता हूँ ऐसा F2, ठीक है। F1 इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू F2, F1 और F2 का कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक है। उसका अलग कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उसका अलग कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट को मैं बोल देता हूँ C, ठीक है, ये पॉइंट को अपन बोल देते हैं C। तो ये हो जाता है मेरा, ये हो गया C ऐसा। A और C का कोई नाता रिश्ता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ऐसा। इसमें कोई फोर्सेस वगैरह अगर छूट रही है तो मेरे को बताओ, यहाँ पर अगर कोई फोर्सेस अगर छूट रही है तो मेरे को बताओ। ये बिकॉज ऑफ ग्राउंड है, ये बात ध्यान में रखना, बिकॉज ऑफ ग्राउंड, ये बिकॉज ऑफ ग्राउंड, ठीक है। F2 एंड N3 आर बिकॉज ऑफ ग्राउंड, ठीक है। यहाँ देखो N1, F1, N3, F2, है ना, आर बिकॉज ऑफ ग्राउंड, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो, समझ गए। और W1 W2 तो पता ही है क्या है के लिए है, ठीक है। जो N2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, N2 वाली जो चीज है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तुम्हारा, ध्यान में रखना, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट, समझे, एक्शन रिएक्शन पेयर है। और कितना अच्छा है देखो, दोनों के परपेंडिकुलर है, ये इधर भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल रिएक्शन अपने नाम को एकदम सिद्ध कर रहा है, साबित, सही साबित कर रहा है वो,
ठीक है, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किसी को कोई इशू है तो तुरंत मुंह फाड़ो। ये हो गया रॉड। ठीक है, प्लैंक बोलो। ठीक है भाई, ऐसा। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखो, अ, और एक केस मैं उठाता हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, तो वो तुम यहाँ देखो, एक न्यूमेरिकल तुमको दिया था ना मैंने। न्यूमेरिकल में एक स्फीयर लगा हुआ था, है कि नहीं? न्यूमेरिकल में स्फीयर लगा हुआ था, वो न्यूमेरिकल निकालने दो मेरे को। ठीक है, कहाँ मर गया वो, एक सेकंड। हाँ, मिल गया वो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का यहाँ है वो मामला, ऐसा कुछ। एक स्फीयर है तुम्हारे पास, ठीक है, और ये तुम्हारे पास ऐसा सपोर्ट से ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, जो इनका सेंटर ठहरा, ठीक, वो है, ठीक है, 3 मीटर की दूरी पर। ठीक है, और जो रेडियस है इनका, इसका जो रेडियस है तुम्हारे पास 5 मीटर का। समझ गए? ये है मामला। ठीक है, तो वैल्यूज बड़ी अच्छी बन रही है। इसमें तुम्हें ये निकालना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट, इसका मास दे रखा अपने को, मास ऑफ स्फीयर इज 10 kg, ऐसा। ठीक है, ये अपने को दे रखा। क्लियर है? इस केस में हम लोगों को ये निकालना है कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड बी। ठीक है, ये चीज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। समझ गए? कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहां पर देखो तुम क्विकली, जो स्फीयर है, ठीक है, ऐसा स्फीयर है, ये मेरा पॉइंट ए है। अब देखो, ये सरफेस जो है, सरफेस पर अब मैं नॉर्मल बना नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूंगा, बॉडी पे नॉर्मल बनाऊंगा। ये ऐसा बॉडी पे नॉर्मल। समझ गए? ये ध्यान में रखो। क्लियर है? यहाँ देखो, ये सरफेस कैसी आ रही है मेरे पास, ऐसी आ रही है ना। तो अब मैं कैसे करूंगा, बॉडी पे नॉर्मल बनाऊंगा। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, बॉडी पे नॉर्मल बनाऊंगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर भी वही सेम सीन है, यहाँ पर भी बॉडी पे नॉर्मल बनाऊंगा मैं। ये बात ध्यान में रखोगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, बॉडी रेस्ट पर है, तो 3 वजह से बॉडी रेस्ट पर रहेगी, 3 फोर्सेस की वजह से बॉडी रेस्ट पर रहेगी। एक तो पहला ये हो गया, ये सेंटर हो गया, ये हो गया मेरा N1। ठीक है, ये हो गया मेरा NA। ठीक है, अच्छा, दूसरा देखो, जो मेरे पास है, ये पॉइंट है मेरे पास B। इस पॉइंट का ये ऐसा है, ये हो जाता है मेरे पास NB, और एक मेरे पास हो जाता है सीम W वाला। समझ है क्या? अच्छा, NA और NB को उसने कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, उस चीज के लिए उसने देखो ज्योमेट्री में ऑलरेडी बता रखा है मेरे को। देखो क्या बता रखा है, ये चीज कैसी हो जाएगी तुम्हारे पास, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को दे रखा है, रेडियस दे रखा है। ठीक है, तुम ये कर लो, यहाँ देखो, ये वाली जो चीज है, ये अगर 3 है, ये अगर थीटा अगर तुम बोलते हो, समझ गए? तो इसमें तुम लिख सकते हो, जो साइन थीटा होगा वो हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या बोलते हो? है कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इससे थीटा एक्चुअल में अपने पास निकल के आ जाता है कितना, 37 डिग्री। ठीक है क्या, 37 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है, समझ गए, ये वाला एंगल भी हो जाएगा फिर तुम्हारे पास थीटा।
ठीक है। ये मुझे पता चल जाता है, ये हो गया कितना, ये हो गया मेरे पास 37 डिग्रीज, ऐसा ये मेरे को एक पता चल जाता है। अच्छा दूसरा यहाँ पर देखो, जो ये वाली चीज बनेगी ये भी हो गया 5, समझ गए क्या? ये हो जाता है 5। अब इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम देखो इसके लिए तुम कैसे कर सकते हो। अच्छा एक दूरी मेरे को और दे रखी है सवाल में, जो कि मैंने तुम्हें बताई नहीं, वो ये है। ठीक, ये वाली दूरी दे रखी है मेरे को 1 मीटर, ऐसा समझ गए क्या? अब हो जाएगा ये सवाल वही, वरना इधर से थीटा फिर निकलता कैसे। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है, इसको अगर तुम देखें है ना, इसको देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बनी वो कितनी बनेगी, 4, समझ गए? ठीक है, इसको अगर मैं कहता हूँ, मान लेते हैं अल्फा अगर मैं बोल रहा हूँ, तो साइन अल्फा मेरे पास कितना बनेगा, 4/5। इससे अल्फा मेरे पास आ जाता है 53 डिग्री, समझ गए? ये देख रहे हो ना, ये वाली चीज हो जाएगी 4 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5, रेडियस तो 5 है अपने पास, क्लियर है? तो इससे मेरे पास अल्फा आ जाता है 53 डिग्री, ऐसा। तो ये हो गया फिर मेरे पास 53 डिग्रीज। ये अब उस स्फीयर पर मैं सारा काम कर सकता हूँ। यहाँ देखो, इसको अब देखो तुम, ये कौन कौन सी फोर्सेस हो गई, एक तो हो गया डब्ल्यू नीचे, ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारे पास, ए पॉइंट पर तुम्हारे पास जो फोर्सेस आएंगी वो क्या क्या आएंगी, देखो एन ए, ठीक है, एन ए कितना, कॉस 53, और इधर लगेगा एक एन ए साइन 53, और इधर देखो लगेगा तुम्हारे पास ऊपर की डायरेक्शन में एन बी कितना, साइन 37, और इधर की डायरेक्शन में तुम्हारे पास लगेगा एन बी कॉस 37, समझेगे? अब नेट अपवर्ड फोर्स बराबर नेट डाउनवर्ड फोर्स अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो उससे मेरे पास क्या आएगा, नीचे के डायरेक्शन में देखो क्या है, W बराबर, और ऊपर के डायरेक्शन में क्या है, नीचे और कुछ है क्या, नहीं, और ऊपर के डायरेक्शन में क्या है तुम्हारे पास, देखो एन बी साइन 37 प्लस एन ए साइन ऑफ 53, ठीक है क्या? अच्छा, और देखो x डायरेक्शन के अलॉन्ग कैसा है तुम्हारे पास, एन बी कॉस 37 और एन ए कॉस ऑफ 53, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ, ये और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, और फिर ये किसको कैंसिल कर रहा है, इन दोनों के मिला के जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर रहा है, समझ गए? तो इस तरह से मेरे पास दो इक्वेशंस बन जाती है, ठीक है क्या, है कि नहीं? जैसे ही मैं दोनों को सॉल्व करूंगा, मेरे पास वेरिएबल्स देखो कितने हैं, एन ए और एन बी, बाकी तो मेरे को पता है, तो दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। इससे देखो क्या आ जाता है मेरे पास, तुरंत आ जाएगा W इक्वल्स टू एन बी साइन 37 हो जाता है तुम्हारा 3/5 प्लस एन ए साइन 53 हो जाता है तुम्हारा कॉस 37 यानी कि 4/5, एन बी कॉस 37 हो गया 4/5 इक्वल्स टू एन ए कॉस 53 हो जाता है तुम्हारे पास 3/5, ठीक है, कॉस 53 है ना, ठीक है, 3/5। अब इसमें तुम देखो यहाँ पर, इसको तुम लिख सकते हो, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3NB प्लस 4NA आ जाएगा, और नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 4NB इक्वल्स टू 3NA आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो NA को 4/3NB, और फिर जैसे ही इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे कितना आ जाएगा, देखो 5W इक्वल्स टू 3 टाइम्स NB प्लस 4 टाइम्स NA, ठीक है, इतना क्लियर है बात? तो ये चीज आ जाएगी अपने पास 5W इक्वल्स टू 16×9 = 25 NB बाय 3, तो 5 1 जा 5 5 जा, इससे NB आ जाता है 3W बाय 5, दैट बिकम्स 3 इंटू 100, 10 किलो का वो स्फीयर है, समझिए क्या, 10 किलो का स्फीयर है, इसका मतलब उसका W कितना हो गया, 100 न्यूटन अपॉन 5, तो ये चीज आ जाती है मेरे पास 60 न्यूटन, ठीक है।
और Na मेरे पास निकल के आ जाएगा 4/3 वो चीज़ आ जाएगी मेरे पास 4/3 टाइम्स NB हो जाता है मेरे पास 60, ये हो जाता है मेरे पास फिर 20, वो हो जाता है मेरे पास 80 न्यूटन्स। ठीक है, एक आंसर मेरा ये बनता है। ठीक है, और दूसरा आंसर मेरा ये बनता है। ठीक है, ये दोनों मेरे Na और NB की वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, अगेन FBD पर एक सिंपल सा सवाल। ठीक है, इसमें बस इनिशियल जो पॉइंट है तुम्हारा वो क्या, तुम्हें फोर्सेस कैसी उठानी है। ठीक है, फोर्सेस कैसी उठानी है तुम्हें, ये नॉर्मल, समझे क्या। स्फीयर का नॉर्मल क्या रहता है किसी भी पॉइंट पर, रेडियल लाइन। ठीक है क्या, एक ऐसी लाइन जो उसके रेडियस से पास हो रही हो। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनाओगे वो चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो अगर तुम अगर तुम सरफेस के नॉर्मल अगर नहीं बना सकते तो बॉडी के नॉर्मल बनाना। ठीक है क्या, अब वो नॉर्मल बनाना पूरा प्योरली हमारा डिसीजन है कि हम कैसे बनाते हैं नॉर्मल। ठीक है, तुम चाहो तो बॉडी के नॉर्मल बना सकते हो, तुम चाहो तो क्या बोलते हैं सरफेस के नॉर्मल बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। लेकिन फोर्सेस फिर तो तुम कैसा भी बना सकते हो फिर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब उसमें एक बात ऐसी आ जाती है, सिर्फ एक बात, ठीक है क्या, जो कि एक इंसान के मन में डाउट थोड़ा पैदा कर सकती है कि भाई इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपन कोई फोर्स क्यों नहीं ले रहे हैं फिर। इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपन कोई फोर्स क्यों नहीं ले रहे हैं, जैसे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अपन ने बॉडी के नॉर्मल लिया है और बॉडी के परपेंडिकुलर भी लिया अपन ने एक। ठीक है क्या, बॉडी के नॉर्मल लिया, बॉडी के परपेंडिकुलर भी लिया। क्लियर है क्या, पहले के केसेस में जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता था बॉडी के नॉर्मल भी लिया, बॉडी के परपेंडिकुलर भी लिया। ठीक है क्या, तो जो तुम्हारा ये पॉइंट है ये कैसा स्मूथ पॉइंट है, यहाँ पर अज्यूम नो फ्रिक्शन होना चाहिए, समझिए। स्मूथ है ये। ठीक है, ये भी कैसा है स्मूथ है, दोनों जो पॉइंट्स हैं ए एंड बी आर स्मूथ। ठीक है, या फिर लिख दो नो फ्रिक्शन, समझे क्या, ये बात अपने को बताई जानी चाहिए सवाल में, समझ गए। वरना हमेशा तुमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कैसा लेना पड़ेगा, दो फोर्सेस अज्यूम करनी पड़ेगी, एक तो परपेंडिकुलर है ना, किसी किसी के भी बॉडी के परपेंडिकुलर, बॉडी के पैरेलल। ठीक है क्या, या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कॉमन टेंजेंट बनाओ। ठीक है क्या, अगर कॉमन टेंजेंट नहीं बना पा रहे हो तो क्या करो, कॉमन टेंजेंट अगर नहीं बना पा रहे हो तो क्या करो, पहले कॉमन टेंजेंट किसके बनाओगे, ग्राउंड के, ग्राउंड के अलोंग बना लेना ऐसा। ठीक है, अगर ग्राउंड के अलोंग नहीं बना पा रहे हो, जैसे इस केस में नहीं बना पा रहे हो, तो बॉडी के अलोंग बना लेना। तो बॉडी के अलोंग जो कॉमन टेंजेंट बनेगी, जो टेंजेंट बनेगी वो ये बनेगी। तो इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाई, और ये वाली फोर्स क्यों नहीं बनाई है, इधर वाली फोर्स क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि ऐसा दे रखा है मेरे को कि ये स्मूथ है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, समझिए क्या। तो फ्रिक्शनलेस है तो वहां पर मैं पैरेलल कंपोनेंट नहीं बनाऊंगा फोर्स का। ठीक है बात ऐसा। इसमें किसी को कुछ बोलना है तो बोले फटाफट। इसमें अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोले फटाफट। ठीक है, अच्छा, अब अगला सवाल देखो तुम। अगला सवाल है हम लोगों के पास। ठीक है, यहाँ देखो क्विकली, जैसे ये है अपने पास, मान लेते हैं ये एक वॉल है और ये ऐसा कुछ है मामला, दोनों स्फीयर्स हैं, दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में हैं। ये एक स्फीयर है, स्फीयर ए, एक दूसरा स्फीयर है स्फीयर बी, ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारी वॉल यहाँ पर क्लोज हो जाती है ऐसा। ठीक है, ये वॉल है तुम्हारी ऐसा। ठीक है, अभी स्फीयर ए और स्फीयर बी दोनों का अपने को एफबीडी बनाना है। ठीक है, और फ्रिक्शन कहीं भी कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन विक्शन का अपने को कोई लफड़ा नहीं पाना है। ठीक है, ये सिनेरियो है अपने पास, देख लो इस सिचुएशन को एनालाइज कर लो फट से। ठीक है, ये सिचुएशन है अपने पास, इसका अपने को एफबीडी निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो वेट बना लो दाएं दाएं। ठीक है, दोनों स्फीयर्स का पहले तो वेट निकालो, वेट वाला डायग्राम बनाओ पहले तो दाएं से।
ठीक है, ये अपना बना लिया डब्ल्यू ए, और उस स्फीयर का भी बना लो, ये देखो यहाँ पर बना लेते हैं अपन, ये हो गया डब्ल्यू बी एस। वेट हमेशा कहाँ पर लगाओगे? सेंटर ऑफ मास पर। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा? उसके सेंटर पर। अच्छा, अब देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पहले आइडेंटिफाई करो, कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स तुमको दिखाई पड़ रहे हैं? यहाँ देखो एक, ठीक है, ये दो, और ये तीन, तीन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है तुम्हारे पास। फटाफट बनाओ इसका, इसमें कोई ऐसा ज़्यादा देरी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कर लेते हैं, ग्राउंड को ऊपर कर लें अगर तो मज़ा आ जाएगी। यहाँ देखो, इसका ऐसा बना लो, ठीक है, ग्राउंड को ऐसा कर लो, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट और आ जाएगा। ये भी एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, चलो इसको और अच्छे से कर लेते हैं। ये भी एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है, ये भी एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है ऐसा, ठीक है, ये सिनेरियो अपने पास, ठीक है। ये सीन है अपने पास, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हो गए टोटल? एक, दो, तीन, चार। चार कॉन्टैक्ट पॉइंट है, चार नॉर्मल रहेंगे। चार नॉर्मल रहेंगे कि नहीं? तीन नॉर्मल रहेंगे, एक, दो, ये तीन, और इधर एक कॉमन नॉर्मल, समझे? ऐसा कॉमन नॉर्मल, ठीक है बात। अच्छा, अब देखो फटाफट कैसे बनाओगे स्पीड में। डब्ल्यू तो सारे बना लिए, फ्रिक्शन कहीं पर है नहीं, तब तो बस नॉर्मल रिएक्शन बनाना बाकी है। तो पहले ग्राउंड वाला ए के साथ जितने भी नॉर्मल रिएक्शन जो बन रहे होंगे उसको पहले बना लेते हैं। ए के साथ जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा देखो। अब ये पॉइंट कहाँ पर है ये मायने रखता है, ठीक है क्या? तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पॉइंट थोड़ा सा ऊपर ही है, ठीक है क्या? यहाँ ले लेता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ ऐसा, ये हो जाएगा मेरा एन ए, ठीक है, ये ऐसा सेंटर की तरफ आ रहा है ऐसा, समझ गए? ऐसा, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद क्योंकि फ्रिक्शन कहीं पर है नहीं, है ना, फ्रिक्शन कहीं पर है नहीं, तो मैं और कोई दूसरा कंपोनेंट बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी देखो जो ग्राउंड के साथ जो ए है उसमें देखो एक और एक बनेगा तुम्हारे पास, ये एन वन टू इसको बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं वन, इसको बोल देते हैं टू, ऐसा, ये हो गया एन टू। क्लियर है बात? ये एक और नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारे पास बन जाती है, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखना, अपना रूल बहुत ही सिंपल और सादा सा है। सरफेस के नॉर्मल भी तुम बना सकते हो, बॉडी के नॉर्मल भी बना सकते हो, अगर दो दो नॉर्मल अगर बनाने की अगर तुम्हारे पास सिचुएशन आ रही है तो, ठीक है क्या, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर हम लोग कौन सा प्रीफर करते हैं? ग्राउंड के नॉर्मल वाला जो रहता है वो उसको हम लोग प्रीफर करते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे तरीके से अगर नॉर्मल बनाएंगे तो अपन सवाल नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन जो नॉर्मल का जो वर्ड का मीनिंग ही है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही उसको दिया गया था, ठीक है, तो इसीलिए अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट वाला नॉर्मल बनाते हैं। अभी जैसे यहाँ पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी ये नॉर्मल है और बॉडी के रेस्पेक्ट में भी नॉर्मल है, कर्व सरफेस है और दूसरा ग्राउंड सरफेस है, तो यहाँ पर तो कहीं कोई एम्बिग्युइटी वाला कोई सवाल ही नहीं है, अपने पास कोई चॉइस ही नहीं है सिवाय ऐसा नॉर्मल बनाने के, समझे? कोई चॉइस ही नहीं। चॉइस कब रहती है तुम्हारे पास? जब ऐसी सर्फेसेस हो, ऐसा कुछ सर्फेसेस हो ऐसा, तब तुम्हारे पास चॉइस रहती है नॉर्मल बनाने की, समझे क्या? ध्यान रखोगे इस बात का। अच्छा, अभी देखो ये वाला तो मेरा हो गया, ये वाला पॉइंट तो मैं बना चुका, ठीक है, इस पॉइंट पर नॉर्मल बना चुका। अभी देखो जो ये है, ये वाला मेरे पास है, इसका मेरे को कॉमन नॉर्मल बनाना है, समझ गए? तो उसको मैं कॉमन नॉर्मल कैसे बना लेता हूँ, ये हो जाएगा n3, ठीक है, ये हो गया n3, और इसी के विपरीत यहाँ पर n3 लगा लो ऐसा, ठीक है, ये इसका सेंटर कर लेते हैं, ये बना लो n3 ऐसा, समझे? इसको बना लो n3, ठीक है बात, ऐसा, बस ये हो गया मेरा कॉमन नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसने बी ने ए पर फोर्स लगाई और ए ने बी पर फोर्स लगाई ऐसा, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, समझ रहे? अच्छा, अब इसके बाद इस पर दीवार की तरफ से भी एक नॉर्मल लग रहा है, ये वाला, ठीक है, दीवार की तरफ से जो नॉर्मल लग रहा है उसको देख लो यहाँ पर, ऐसा कर लेते हैं। ऐसे परफेक्टली ऐसा मत करो, जैसे अगर ये पॉइंट तुमको लग रहा है कि थोड़ा नीचे है या थोड़ा ऊपर है जैसा भी, लेकिन उसको सेंटर की तरफ बनाओगे, ये ऐसा n4, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। जो भी बनाओगे उसको सेंटर की तरफ बनाना, जैसे भी होगा जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ऐसा। ये दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम आ गया है तुम्हारे सामने। अच्छा, ठीक है क्या? और क्योंकि कहीं पर कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है इसीलिए पैरेलल वाला कंपोनेंट मैंने बनाया नहीं है। फ्रिक्शन और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या? नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्रिक्शन, ठीक है क्या? ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसमें किसी को कुछ बोलना है तो बोले, इसमें अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलो।
बात है। अभी इसके बाद ठीक है, और एक देखो, ठीक है, आज सैटरडे है, थोड़ी सी क्लासेस लंबी रहेगी, ठीक है, आधा घंटा कम से कम अपन एक्स्ट्रा काम करेंगे, है ना? तो जैसे ये तुम्हारे पास दीवार है एक, ठीक है, उससे लग के तुम्हारे पास एक स्फीयर है ऐसा, ठीक है, और उससे मान लेते हैं अपन एक स्ट्रिंग जोड़ रखी है, ठीक है, ये ऐसी, ठीक है, ये ऐसी एक स्ट्रिंग जोड़ कर रखी है। पॉइंट्स को नाम दे लेता हूं मैं, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी ऐसा, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये पॉइंट है ए ऐसा। तो सवाल में तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ। स्फीयर पर कैपिटल ए वो पॉइंट है, ठीक है, जो कि दीवार के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ वॉल, दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ वॉल ऐसा, समझिए? अच्छा, और स्मूथ है, वॉल कैसा है, स्मूथ है, समझिए? वॉल अपने पास स्मूथ है। अच्छा ठीक है, अभी जो बी पॉइंट है, समझिए क्या, एक स्ट्रिंग है जिसने स्फीयर को सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग का एक कोना वॉल पर लगा है और एक कोना स्फीयर पर लगा है, समझिए क्या? अच्छा, अभी अपने को स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है, समझिए क्या? तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, दीवार के साथ एक कोना है, दीवार के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मेरा स्मूथ है, उसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। अभी मेरे को काम करना है, ठीक है, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो जो तुम्हारा स्फीयर है उसका अगर मैं डब्लू बना लेता हूँ सबसे पहले, तो सबसे आसान चीज है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, वहां से एक ऐसा, ये ऐसा निकाल लो नॉर्मल, ठीक है, ये हो जाता है मेरा नॉर्मल, है ना? अच्छा, अभी जो बी वाला पॉइंट है, बी वाले पॉइंट से कैसे करोगे, स्ट्रिंग हमेशा खींचेगी, ठीक है, स्ट्रिंग हमेशा खींचेगी, तो अब लेकिन जो खींचने की डायरेक्शन होगी उससे कोई वास्ता नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे नॉर्मल वगैरह का उससे कोई वास्ता नहीं है। जो बीसी वाली डायरेक्शन रहेगी ना, ये ऐसा, इसको जैसे अगर ये अगर थीटा है तुम्हारे पास, ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल मान लेते हैं अगर थीटा है, तो ये बीसी के अलॉन्ग ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखनी है तुम्हें। ये बी और ये यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ सी पॉइंट, ऐसा ये बीसी के अलॉन्ग ही रहेगा, ठीक है क्या? क्लियर है? लेकिन ये जो नॉर्मल है ये दिस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो ऐसा डॉटेड लाइन देकर मैंने बताया है कि वो सेंटर की तरफ है, ठीक है। लेकिन जो टेंशन है वो अलोंग द स्ट्रिंग रहेगी, उसका कोई नॉर्मल वगैरह से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। टेंशन विल बी डायरेक्टेड अलोंग बीसी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, डायरेक्टेड अलोंग बीसी, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत या डाउट है तो बताएं मेरे को फटाफट। डब्ल्यू हो गया, नॉर्मल हो गया, बस स्मूथ है तो कहीं कोई लफड़ा नहीं है और कुछ, बस ये एफबीडी इसका तुम ऐसे बना लोगे। क्लियर है क्या? इसमें कहीं कोई इशू है तो बताओ मेरे को फटाफट। ठीक है, आगे देखो, अगला केस तुम्हारे सामने है, ठीक है। अगले केस में लेट्स से तुम्हारे पास है, अगला सवाल है अपने पास, लेट्स से एक दीवार है, ठीक है, ये ऐसा दीवार है, वॉल, ये ग्राउंड है, और लेट्स से अपने पास एक स्फीयर है ऐसा, ठीक है, और ये अपने पास ऐसा एक प्लैंक रखा हुआ है, मान लेते हैं ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा एक प्लैंक रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अपने को ऐसा दिया हुआ है कि BC, ठीक है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A है,
BC इज ग्रेटर देन AC, ये अपने को गिवन है, ठीक है। ग्राउंड रफ है, ये अपने को गिवन है, ठीक है क्या। और ये रॉड है, रॉड और स्फीयर के बीच में कोई, है ना, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है क्या। और स्फीयर और वॉल के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये कैसा स्मूथ है, ऐसा लिख देता हूँ मैं, स्मूथ है करके। जो वॉल है मेरा स्मूथ है, ऐसा जो वॉल है मेरा स्मूथ है, ठीक है। ऐसा सारा डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया ढंग से, ठीक है, कोई भी चीज़ छूटी नहीं। जो रॉड है उसका वेट W1 है, ठीक है क्या। रॉड का वेट है W1 और स्फीयर का वेट है W2, ऐसा स्फीयर का जो वेट है दैट इज W2, ठीक है क्या। अब तुम्हें एफबीडीज बनानी है, ठीक है क्या। अब तुम्हें एफबीडीज बनानी, अब तो तुम मेरे ख्याल में इतना प्रो हो गए होगे, अब तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्फीयर का जब तुम एफबीडी निकालोगे तो देखो क्या क्या आएगा। W सबसे पहले W2, ठीक है। स्फीयर का वेट कितना है W2। उसके बाद देखो ये कांटेक्ट पॉइंट है, जहां जहां पर कांटेक्ट पॉइंट आ रहा है वहां पर नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। अब क्योंकि स्मूथ है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जब तुम बनाओगे इस पॉइंट पर, तब वो ऐसा बनाना है इसको डॉटेड करते हुए, ये हो गया N1 ऐसा, ठीक है। अच्छा, डॉटेड करके बताने का मतलब है कि सेंटर से होकर निकलेगा। अच्छा, ग्राउंड है वो रफ है, ठीक है। तो अगर अगर तुम्हारे पास रफ ग्राउंड है तब तुम्हें कैसा करना पड़ेगा। रफ ग्राउंड है अगर, तब तुम्हें कैसे करना पड़ेगा, उसमें फिर फ्रिक्शन तुम्हें बनाना पड़ेगा, फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों बनाने पड़ेंगे। तो ये हो जाती तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन ऐसा N3, और फ्रिक्शन फोर्स में ऐसे ही बना लेता हूँ, ठीक है, F1 ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, तो ये मेरा इधर का भी हो गया। अब बस इधर रॉड का मेरे को बनाना है फटाफट। नहीं नहीं, एक और कांटेक्ट पॉइंट ये भी तो है, ये भी तो है कांटेक्ट पॉइंट। तो एक और क्या करो, यहाँ पर जो कांटेक्ट पॉइंट है मेरा C, वहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही निकालो, ये ऐसा डॉटेड कर देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया N4, ठीक है। अब ये जो डॉटेड मैंने किया है यहाँ पर इसी C पॉइंट पर एक और एक N4 एक और बना देता हूँ, जो कि इसके रहेगा परपेंडिकुलर, समझे क्या। अच्छा, अभी BC अगर मेरे को दे रखा है AC से बड़ा है, इसका मतलब जो वेट लगेगा वो इस तरफ लगेगा, कहीं C के इस तरफ लगेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि उसने BC क्यों दे रखा है करके AC के, ताकि तुम मिड पॉइंट निकाल सको, ठीक है। तो मिड पॉइंट जो होगा वो C के नीचे होगा, तो ये हो गया W1। अच्छा, अब देखो ग्राउंड के साथ भी ये कॉन्टैक्ट में है, तो अगेन क्या हम लोग सरफेस के नॉर्मल बनाते हैं या फिर रॉड के नॉर्मल बनाते हैं। दोनों क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ तुम बिंदास बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हारा काटेगा नहीं, समझे। लेकिन जो कॉमन प्रैक्टिस है वो कैसी है तुम्हारी, ये वाला नॉर्मल बनाने की। ये N5 हो गया, और यहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बना लो F2 ऐसा, समझ गए। कष्ट उतना कष्टदायक नहीं होता जितनी उसकी चिंता कष्टदायक होती है, ठीक है। पापा हमारे व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप, ठीक है, खैर तो ये तुम्हारा रॉड का पूरा एफबीडी रेडी है, एकदम तैयार, समझ गए। वेट बना लिया, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बना ली, बस और क्या बनाना है, हो गया पूरा मामला। ये हो जाता है स्फीयर। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोलाकार से ही समझ में आ रहा है कि स्फीयर कौन है, ठीक है क्या। क्या इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। यहाँ आप कैसे डिटरमाइन किए कि F1 उस तरफ होगा और F2 इस तरफ होगा। तेरे को मान ले दूसरा बनाना है तो ये ले, चल कोई दिक्कत नहीं, बना तो F2 ऐसा ले ले, कोई दिक्कत नहीं। जब तू सॉल्व करेगा तो अपने आप वो प्लस माइनस में अपने आप आ जाएगा। ले ले, किधर बनाना है और बता, बस दोनों को परपेंडिकुलर बनाएगा, समझा क्या। ले ले ऐसा बना ले, कोई दिक्कत नहीं। चलो और बोलो, परपेंडिकुलर होने को होना, ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर बनाइए, ठीक है, नॉर्मल रहेगा एक दूसरे के। हाँ, और बोलो और कुछ। ग्राउंड के परपेंडिकुलर। अबे ग्राउंड के पैरेलल रहेगा, ठीक है। नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों आपस में हाँ परपेंडिकुलर रखना, समझे, ठीक है। नॉर्मल और क्या बोलते हैं फ्रिक्शन दोनों आपस में परपेंडिकुलर रखना। अब जैसे अगर कोई एक पगला बुद्धि है जो बोल रहा है कि साला मैं रॉड के परपेंडिकुलर कंसीडर करूंगा और रॉड के पैरेलल कंसीडर करूंगा, तो रॉड के जो पैरेलल फोर्स जो कंसीडर करेगा उसको फिर फ्रिक्शन मत बोलना। फ्रिक्शन मतलब ही वो रहता है कि ग्राउंड के अलोंग जो फोर्स आती है ना उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, समझ गए क्या।
तो वो जो नॉर्मल और फ्रिक्शन वाली जो टर्म्स ही हैं उनका उत्पत्ति ही हुई है सालों वो